बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के फ्राइडे के कमाई का अड्डा की। आखिरी के ऑल इंपॉर्टेंट 1.5 घंटे के ट्रेड को मैप करना है और कोशिश करनी है इस सेशन, बचे हुए सेशन से भी कुछ बढ़िया कमाई के सौदे ढूंढ निकालें। मेरे साथ होंगे NCR के नोएडा से वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। NCR के नोएडा से प्रणाम। मुंबई के आशीष वर्मा को प्रणाम। ये वो नोएडा में क्लाउड सीडिंग हो रही है, NCR में क्या मामला है? हाँ, वो मेरे ख्याल से 28-29 तारीख को है क्लाउड सीडिंग। बारिश नहीं हुई किसी से, या फिर वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। बट लेट्स सी उस दिन क्या माहौल होता है ना। डिपेंड्स अपॉन कि उस दिन क्लाइमेट कैसा है, बादल कितने हैं, उस पर रहेगा डिपेंड। चलिए, मैं भी सुन रहा था। नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने ग्राफिक देखे थे। मैं कहीं जा रहा था तो देखा क्लाउड, वो 11:30 के शो में मैंने देखा वो ग्राफिक, क्लाउड सीडिंग होगी नोएडा में, तो NCR में। तो मुझे लगा वाटर बॉडी तो है नहीं वहां पे, तो एक तो क्लाउड सीडिंग इसलिए होती है कि आप वाटर रिजर्वॉयर्स भर लो पूरे साल के लिए। फिर मुझे लगा शायद वो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वो क्लाउड सीडिंग कर रहे होंगे। उसी के लिए। चलिए, सब बातचीत आगे होती रहेगी। मार्केट्स के हालचाल, मार्केट्स में चल क्या रहा है, इन सब पे फोकस करेंगे। लेकिन पहले इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस। इस महीने 6% चढ़ने के बाद निफ्टी में ऊपरी स्तरों से दबाव। निफ्टी करीब 160 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 25,700 के पहुंचा पास। 550 पॉइंट से ज्यादा फिसला निफ्टी बैंक। मिड कैप्स और स्मॉल कैप भी आज नहीं दे रहे हैं साथ। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT शेयरों में खरीदारी। उपकरण खरीद की मंजूरी के बाद दौड़े डिफेंस शेयर। भारत मिक्स BL में जोश, साथ ही एल्यूमिनियम में तेजी से हिंदाल्को, नाल्को और वेदांता में तेजी। वहीं स्पॉटलाइट शेयर चोला इन्वेस्टमेंट में तेजी। उधर ChatGPT शेयर ONGC में भी रौनक कायम। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक। इंडेक्स 1% मजबूत। साथ ही कैपिटल गुड्स और रियल्टी में भी हल्की खरीदारी। लेकिन FMCG, सरकारी बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो सेक्टर्स बाजार पर इन्होंने बनाया दबाव। सिप्ला, HUL, कोलगेट भी 3% से ज्यादा फिसले। यस बैंक, RBL बैंक के बाद अब फेडरल बैंक में होगी विदेशी एंट्री। बोर्ड में ब्लैकस्टोन से करीब 6200 करोड़ रुपए जुटाने को दी मंजूरी। 225 रुपए के भाव पर शेयर तो 227 रुपए शेयर के भाव पर वारंट जारी करेगा बैंक। और कल आएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। 4% बढ़ सकती है कंपनी की ब्याज से कमाई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर हल्का दबाव संभव। मुनाफे में भी दिख सकती है हल्की नरमी। रिजल्ट से पहले शेयर 2% से ज्यादा फिसला। ओके, फ्राइडे का अब तक का हाल आपकी स्क्रीन्स पे। कल ऊपरी स्तरों से बना था दबाव। 26,104 के जोन्स थे इंट्राडे हाई। वो पूरे गेन्स गवाए। आज लगा, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेशन का दिन है, वीकेंड सामने खड़ा है, इवेंटफुल वीक आगे खड़ा है, तो कंसोलिडेट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत वीकनेस आई थी, पर पिछले 1-8 घंटे से अब दबाव गहराता हुआ। 0.5% से ज्यादा, कह लीजिए 2/3% का दबाव। पहले तो 25,800 के इर्द गिर्द से एक हल्का बहुत बाउंस बैक भी लिया था, तो लगा 25,800 को डिफेंड कर लिया, वो पुट राइटर्स के जोन्स को डिफेंड कर लिया। पर अब जो राउंड ऑफ सेलिंग आई वो मीनिंगफुली हमें 25,750 के नीचे ले गई है थोड़ी सी। और दिक्कत ये है कि पूरा ग्लोब अच्छा कर रहा है। चाहे वो यूएस के फ्यूचर्स इस समय क्यों इन ग्रीन सुबह से ट्रेड हो रहे हैं, अभी भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। हमारे एशियन पीयर्स जो बंद हो गए हैं, बंद होने की कगार पे हैं, सब डिसेंट है। हम मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोब को, ये प्रॉफिट टेकिंग हमारे यहाँ है।
खैर हमने एक तरफे मूव्स भी दिखाए थे, 6 ट्रेडिंग सेशंस में 1050। अगर मैं 14 तारीख की लोज से गिनूं तो 26,100 मतलब हो गया 1050 पॉइंट का उछाल था 6 ट्रेडिंग सेशंस में। अब उसका 1/3 कह लीजिए हमने गवा दिया है, 26,100 से 750 के जोन्स पे आके खड़े हुए हैं, 1/3 गवा दिया है उस तेजी का। खैर इस मार्केट्स पे डिटेल में भी वीरू से बातचीत करूंगा, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे बातचीत करूंगा, लेकिन अगले 1.5 घंटे क्या क्या होने वाला है पहले जान लिया जाए। भाई साहब क्या करने वाले हैं आज हम? जी हाँ, बहुत कुछ, चार्ट पे भी, फंडामेंटल नोट पे भी, और तारे सितारे क्या कह रहे हैं सब पे करेंगे बातचीत आज, है ना। जी हाँ, देखिए जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है वो आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे आज राजेश अग्रवाल, ये फंडामेंटल से बातचीत करते हैं। और बाकी अगर आप पिक्चरों के शौकीन हैं तो वो जायज़ा भी इनसे लेंगे कि शुक्रवार को और शनिवार को और इतवार को देखने के लिए क्या है। बाकी प्रकाश का बसर, मानस जी, रचना वैद्य, कविता जैन, सोमिल मेहता, अरुण कुमार मंत्री इस पैनल में होंगे आज टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। डिफेंस आज जोर पकड़े हुए है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए की खरीद की अगर आप देखें तो नए ऑर्डर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस सेक्टर पे, बात करेंगे आशीष से। क्या चल रहा है में बातचीत होगी आज बैंकिंग, NBFCs क्यों तेज़ी पकड़े हुए हैं, और मनीषा मैम से बात करेंगे एग्जैक्टली कि ये गोल्ड सिल्वर के बाद अब एल्युमिनियम की कितनी तेज़ी पकड़ रहा है। आज सुबह सुबह से मेटल इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, तो मनीषा जी से बात उस पर होगी। टॉप कैश कॉल्स, प्रकाश गावस्कर, सोमिल मेहता जी, कविता जी, उसके बाद रिजल्ट्स प्रीव्यू में बातचीत करेंगे आज कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है गौरव से, और कंचन से IOC, और सुनील से हम बात करेंगे केमिकल स्पेस की ये कंपनी SRF किस प्रकार के नंबर्स दे सकती है। धमाकेदार ऑप्शन स्टेट आएंगे गौरव जी, साथ ही साथ नहीं मानस जी, रचना जी, अरुण, और एक खास पेशकश जैसे कि आशीष और मैं बात कर रहे थे, सितारे क्या कह रहे हैं इस नए संवत के 2082 के। आज 2:40 पे खास चर्चा बारीकी से सुनिएगा, और जय मदान जी के साथ उनसे खास बातचीत करेंगे। अक्सर आपने उनको यूट्यूब पे सुना भी होगा, लेकिन आज बाजार क्या कह रहा है उनके मुखमंडल से सुनेंगे। बाकी सस्ता ऑप्शन ट्रेड, बिग मार्केट वॉइस, उसके बाद आज की स्ट्रेटजी और डेली रूम चेक सब कुछ लेंगे। आशीष, बहुत कुछ है कवर करने के लिए, अगला 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरुआत करी जाए। सबसे पहले निफ्टी स्क्रीन पे, अच्छा कुछ मार्केट्स दिखा देता हूं आपको। निफ्टी दिखाया था, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सीरियस है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1%, 500 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ अब कामकाज करता हुआ। कल भी निफ्टी बैंक थोड़ा सा डगमगा रहा था कुछ हेवीवेट्स के चलते, खैर आऊंगा उस पर आगे बातचीत करने। बैंक्स हुए, फाइनेंशियल्स हुए दबाव में, FMCG वो HUL और वो कोलगेट की अगुवाई में वो पॉकेट प्रेशर में आती हुई। फार्मा, हेल्थ केयर एज अ स्पेस, ऑटो, ये सब पॉकेट जो है आज खास तौर पे दबाव में कामकाज करती हुई। जो कुछ बहुत ठीक ठाक है वो वीरू जो मेंशन कर रहे थे, अभी मेटल्स थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म, कूल ऑफ हुआ है, लेकिन हाँ बेस मेटल्स में चौतरफा ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट्स में बाइंग हो रही है, उसका बढ़िया फायदा भारतीय बाजारों में इंडिविजुअल स्टॉक्स को मिलता हुआ। अदरवाइज ऐसी कोई पॉकेट नहीं है जो डटी खड़ी हुई नजर आएगी। इन ग्रीन कुछ कुछ शेड्स नजर आएंगे, बस मेटल को छोड़ के बाकी सब फ्लैट है या दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। और दिक्कत ब्रेथ है, धीरे धीरे और डिटोरिएट होती चली जा रही है, वो दिखा रही है। वैसे भी निफ्टी बैंक जब रिकॉर्ड हाईज छू रहे हैं तो हमारा आपका पोर्टफोलियो तो हिल ही नहीं रहा है, और ऊपर से ये है मिड कैप्स का हाल और ये है ब्रेथ का हाल, डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। इस समय 1:2 का रेशियो है, 2/3 बाजार इन रेड इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आइए क्विकली निफ्टी की बातचीत कर ली जाए। आज सुबह जो चर्चा हो रही थी वो अगर हो ग्राफिक्स तो स्क्रीन पे रखिएगा। 7 बजे चर्चा कर रहे थे हम लोग लेवल्स की। सुबह जो मेंशन हुआ था तो मैंने रडार पे रखा था हमारा बेस 1 और रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 1 क्या था? 26,033 तक के जोन्स अपर थ्रेशोल्ड में, और बेस 1 था 781 से 850 का मोटा मोटी जोन। सुबह के ट्रेड में इसकी सैंक्टिटी को डिफेंड करा था। ये बात हुई थी कि इन दोनों जोन्स को आप क्लोजली वॉच पे रखिएगा, बेस के पास आए तो एक बार बाइंग करी जा सकती है। अगर करी होती तब वो 25,800 को डिफेंड करा बाजार ने और एक बार बाउंस भी लिया था, पर उसके बाद इवेंचुअली सेकेंड राउंड में सेलिंग आई वीरू, वो हमें अपने बेस 2 तक की ट्रेजेक्टरी पे ले गई है। निफ्टी में ये जो हो रहा है आप कैसे रीड कर रहे हो, इस प्रॉफिट टेकिंग को आप कैसे देख रहे हो, निफ्टी के अब व्यू क्या बैठ रहा है? जी देखिए आशीष, एक बात तो मैंने जो कल भी कही थी ओपनिंग में और आज भी कही थी सुबह 7 बजे, देखिए कितना ही स्ट्रांग बाजार क्यों ना हो आशीष, जो होता है ना
रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हैं। 10 डेमा जो होता है ना, 10 डेमा, उससे आप अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको लौट के आना ही पड़ेगा। आपका जो हवाई पट्टी है ना, वो थी 10 डेमा, आप उससे बहुत दूर गए। कल आशीष आपको मालूम है, ओपनिंग के वक्त 23 अक्टूबर के दिन आपका 10 डेमा अलाइन था करीब करीब 25,600 पे। सिंपली मीन्स आप एक समय करीब 500 पॉइंट ऊपर हो गए थे। तो कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी आशीष, ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत खराब हो गया है, कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी। और एक और चीज़ आपने देखी होगी आशीष, जब आप स्टैट्स देख रहे होंगे सुबह सुबह, एफआईज भले ही शॉर्ट कवर कर रहे थे, लेकिन क्लाइंट, लेकिन डीआईज ये अनवाइंडिंग मोड में थे। यानी कल 26,000 के प्राइस पर एक रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग थी। और इसीलिए मैंने आज एक अप्रोच रखी थी, अपर हैंड एफआईएस का ही होता है, इसमें कोई तरह नहीं है। अपर मैंने अप्रोच रखी थी कि मैं अगर कोई बाय ट्रेड ले रहा हूँगा तो 848 781 ये जो जोन है ना इस पर, और आशीष सुबह 782 लो था, 100 पॉइंट का पुल बैक मिला टुवर्ड्स 880, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। दरअसल आशीष ये कोलैप्स आ रहा है बैंक निफ्टी की लीडरशिप में। HDFC बैंक ने 1000 के लेवल्स को वायलेट कर दिया। कल ICICI बैंक 200 डेमा के नीचे था। आशीष 25,800 हमारा इस दौर का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन था, तो वो टूट चुका है आशीष, अब 781 टूट चुका है। भले ही इंट्राडे में कोई विप्सा हो, हम कोई पुल बैक दे दें, लेकिन मेरा कमेंट ये होगा कि मैंने जो सुबह बात की थी ना कि आई विल अटेम्प्ट पुल बैक ट्रेड स्टिल वी हैव 781 848 ऑन द डाउन साइड। इसके नीचे क्लियरली मेंशन था सुबह की रणनीति में, रिड्यूस योर रिस्क। सिंस आशीष अभी हम 10 डेमा के ऊपर हैं, मैं कन्विक्शन के साथ सेल तो नहीं बोल सकता, बट मैं यही कहूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा इंडेक्स से भिड़ने के मूड में नहीं हूँ आशीष, बट यही कहूँगा 25,800 और 25,781 के नीचे अपने रिस्क को, वेदर इट्स स्टॉक फ्यूचर्स वेदर इट्स इंडेक्स, प्लीज़ रिड्यूस कर लीजिए। मैं फिर कहूँगा आशीष, ज़्यादा भिड़ने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि हम 10 डेमा के ऊपर हैं। खुल के मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ शॉर्ट कर दो और बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ रिड्यूस योर रिस्क, अभी ट्रेड बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी 781 के नीचे अपने रिस्क को रिड्यूस कीजिए आशीष। हो तो 10 DMA का खेल है, लकीरों का खेल है मुकद्दर। उससे याद आया, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बड़ी देर, थोड़ा देर। आज ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी बैंक भाई ये भी हमारे बेस 2 की तरफ आ गया है, उसी ट्रेजेक्टरी पर आके इस समय कामकाज करता हुआ, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस है। सुबह ICICI बैंक की एनोमली की बात हुई थी, आज ICICI बैंक बेहतर कर रहा है तो बाकी सारी पॉकेट ठंडी पड़ गई है। बेहतर क्या कर रहा है, एटलीस्ट कल से थोड़ा बहुत रिकवर तो एटलीस्ट करा, बाकी अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली का दबाव है, अच्छा खासा दबाव है। वीरू निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन? आशीष निफ्टी बैंक ही गंभीर है। देखिए आशीष, कल कोलैप्स था, कल 58,000 इंट्राडे में टूटा, कल 58,000 के पुट राइटर ने थोड़ा सा एग्जिट ढूंढा था, और पहला बेस मैंने कहा था कि हम देखेंगे अगर पहला बेस होल्ड करे, अदरवाइज कल का सेल ऑफ लीडरशिप कल बैंक नहीं ली थी सेल ऑफ की, चाहे वो ICICI बैंक हो चाहे HDFC बैंक हो। लेकिन HDFC बैंक ना आशीष 1000 के लेवल, यानी हम जब एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे थे तो 1000 के पुट राइटर पे कन्विक्शन आ गया था, लेकिन वो भी वायलेट हो गया आज। बैंक निफ्टी का ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,300 लुक्स पॉसिबल आशीष। बिलो बेस 1 प्लीज लेके आइएगा, बिलो बेस 1 57,300 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो अगर आप ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं आप, 316 जो मैंने नंबर लिखा हुआ है, और वहीं पे आपका 10 डे में अलाइंड है। आशीष मैं बताऊं, इस वक्त इंडेक्स का ट्रेड मुश्किल है, बट फाइनल कमेंट यही होंगे मेरे, दोनों ही इंडिसेस पे बेस 1 के नीचे रिड्यूस करिए रिस्क। दिक्कत ये है मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, FI शॉर्ट कवर कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, DI क्लाइंट प्रॉफिट बुक कर रहा है, आप 10 डेमा के ऊपर हैं लेकिन वीकनेस दिखा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है आशीष ट्रेड करना। बट फाइनल कमेंट्स, प्लीज रिड्यूस योर रिस्क बिलो बेस 1 ऑन बोथ इंडिसेस आशीष। ठीक बात। और सुबह बातचीत हो रही थी जब 7 बजे, तो ये बात हुई थी निफ्टी बैंक में क्लैरिटी अवेटेड है, दूर रहिए इस पॉकेट से, पेन तगड़ा है। खैर पेन है, प्रॉफिट टेकिंग है, अभी तो स्क्रीन वैसी कह रही है, देखते हैं कहाँ थोड़ा बहुत थमना शुरू हुआ है, नजर रखेंगे। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाता हूं, कोशिश करेंगे शो के दौरान इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे बातचीत भी अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ करते चले। लाइए जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, ये लीजिए, जहां दबाव है HUL, हालांकि नंबर्स इनलाइन थे, वॉल्यूम नहीं आए थे,
मार्जिन्स पे प्रेशर था और मैनेजमेंट कमेंट्री जो थी ना वो कह रही थी हम वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे फोकस कर रहे होंगे। बाजार को शायद वो पसंद नहीं आया ज़्यादा, प्रीमियमाइजेशन पे नहीं, वॉल्यूम पे ही पूरा फोकस। HUL का 3.5% दबाव है भाई साहब। सिप्ला वो दवा लॉन्च कर रहे थे एलाई लिली की इंडिया में रीब्रांड करके, वजन घटाने की दवा थी, स्टॉक ही घट गया। 3.5% दबाव में भाई साहब कामकाज कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक अहेड ऑफ नंबर्स, जबकि Q2 अपडेट अच्छा था। एडवांसेस और डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 14-15% बढ़ने की बात साल 10 साल की हुई थी। इंटरनल्स पे अभी थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन दबाव 2% के आसपास का। अदानी पोर्ट अच्छे मूव्स के बाद, वो मिडिल ईस्ट टेंशन डी एस्केलेशन के बाद से अच्छा मूव आया था, अब प्रॉफिट टेकिंग। कोलगेट दबाव में है, नंबर्स खराब ही थे, कुछ था नहीं, नथिंग टू राइट होम अबाउट कह सकते हैं। 2.5% दबाव। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स आने मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आने। 3.5% दबाव। मैक्स हेल्थ केयर, आज फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस ठंडी है, 2% ये दबाव में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 1.5-2% कमजोरी। ये वो स्टॉक्स जहां दबाव। जो स्टॉक्स बेहतर कर रहे हैं, हिंडाल्को, कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इसके लिए। बेस मेटल्स के लिए क्या चल रहा है, जब आएगा तब इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। 4% हिंडाल्को मजबूत। ONGC कच्चा तेल $65 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और टेलविंड्स ऐसी हैं कि शायद और भाव इंचअप कर रहे हैं और रशियन सैंक्शंस के बीच, इसीलिए ONGC 1% मजबूत। भारतीय एयरटेल अच्छा कर रहा है 1% ऊपर। BEL ठीक है, हरे में है, लेकिन बहुत अच्छी खबरें थी, उसके बावजूद सिर्फ 0.5% ऊपर, ऐसा भी रीड करिए। सम्मान कैपिटल FNO बैन के बाहर आया, फट गया है। 8% वायदा का टॉप गेनर रही है। नाल्को, ना सिर्फ हिंडाल्को, नाल्को में 4-4.25% की मजबूती। कमिंस 2-3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। और वेदांता, ये सब वो बेस मेटल्स की तेजी का फायदा बनाते हुए, वेदांता तो 1 दशक से ज्यादा के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 500 के आसपास यहाँ पे कामकाज। चलिए, ये वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो मेंशन करें, बहुत सारे कवर कर रहे होंगे, बट ऑब्वियस हम शो में ये सब कवर कर रहे होंगे। लाइए भाई, पैनल को दिखाइए भाई, सबके सब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे आपको। गुड आफ्टरनून आप सबको। कोई स्टिंग हो तो प्ले करिएगा, नहीं तो गाबा सर को ऐसे ही दिखा दीजिए। गाबा सर, यस सर, टॉप ट्रेड्स हैं गाबा सर। वो मैं करता नहीं हूं तो मुझे सेगमेंट का नाम याद नहीं है। गाबा सर, आज इस दोपहर की बढ़िया सी कोई पिक दे देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल, सेगमेंट का नाम तो मुझे भी नहीं पता, अब आगे टीम चालू करके बैठ जाते। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। इसका जिक्र तो सुबह भी हुआ था, ये अनुज ने पिकअप किया था, मुझे ध्यान है। अब ट्रेड करा 1719 पर। मैंने उस समय कहा था इसमें तो अब मोमेंटम है, खरीदने लायक है, बिल्कुल खरीदने लायक है अब भी। अब जो उसका स्टॉप होगा 1705 1706, ज्यादा नहीं, लेकिन इसको 1-2 दिन और दीजिए, बस 1 दिन, मतलब मंडे तक भी ले जाएंगे तो भी चलेगा। इसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होगा 1750 1750 चोला फाइनेंस का। चोला 1719 पे सुबह करीब 1701 1702 की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड पकड़ा गया था। शानदार स्पॉटिंग थी उस वक्त वो। और अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट कॉल लेते हैं मानस जी से। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए विनीत जी, कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कमिंस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो कमिंस पे खरीदारी करेंगे। 4135 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4325 4325 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक अब आपको नवंबर मंथ पे ध्यान देना है। 4200 का कॉल ऑप्शन 160 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 160 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 130 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 225 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक बात, चाहे तो 4200 का कॉल भी कमिंस का लिया जा सकता है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आज का प्रिफर्ड इस समय का पिक जी, गुड आफ्टरनून। और इस समय के पिक में है तो काफी सारे नाम, पर सब शॉर्ट साइड पे है मेरे पास। तो वन ऑफ द नेम्स जो हम चूज कर सकते हैं दैट कैन बी मनप्पुरम। मनप्पुरम में हम फ्यूचर्स को शॉर्ट साइड पे प्ले कर सकते हैं। अभी 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। हल्की सी अगर यहाँ पे रैली आती है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड गिव यू अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 282 पे। जब तक ये 282 के नीचे है तब तक इसमें रैलीज पे शॉर्ट ही करना चाहिए और डाउन साइड में हमारा टारगेट हो सकता है 277 एंड 275। यहाँ पे मणप्पुरम फाइनेंस आपकी बाइक कॉल 279 पे, याद रखिएगा। गोल्ड का रिट्रेसमेंट भी कल भी इस पॉकेट में मैक्सिमम शॉट्स लोड हुए थे,
याद रखिएगा। कल जो बास्केट सबसे ज़्यादा शॉर्ट कैरी करके गई थी वो यही थी, और एक OMCs। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पे। ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट वीक एक ब्रेकआउट मिला था हमें 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। एक कंसोलिडेशन भी ऊपर की तरफ टूटा था। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। छोटा सा कंसोलिडेशन भी हो रहा है इस समय, और मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस है 1955 पे और टारगेट होगा 2100। ICICI लोम्बार्ड। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। इस समय का टॉप कॉल। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, मुझे लग रहा है निफ्टी ऑटो अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो टू व्हीलर स्टॉक्स भी मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर का तरफ दिखा सकते हैं। तो बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह रहेगी। 9070 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 9010 पे स्टॉप लॉस से बाई करें। मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक अपने रिसेंट हाइज 9180 की तरफ जाना चाहिए, तो बजाज ऑटो को खरीदे और 9010 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ओके, टेक्निकल कॉल्स पूरी यहाँ पे। अरुण जी की कॉल रही 9077 पे बजाज ऑटो। अब चलते हैं, एक फंडामेंटल कॉल पिक करते हैं, और कोलकाता से हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, नमस्कार, प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका आज का कन्विक्शन एरिया क्या है? नमस्कार वीरू जी। आशीष जी, आपको भी नमस्कार, और सभी पैनल मित्रगण जो है सबको नमस्कार। आज का कॉल के हिसाब से मैं कमेंट्स लेके आया था, बट चूंकि मानस ने ले लिया है तो एक तरीके से सेकंड कर देता हूँ फंडामेंटली भी। लेकिन फ्रेश कॉल अगर देनी हो तो मैं समझता हूँ ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो EC मैन्युफैक्चरर्स में एक बड़ा नाम है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, न केवल रिटेल में बल्कि इंस्टीट्यूशनल में भी। और कुछ नए प्लांट्स ये लगा रहे हैं दोनों में, REC जो रूम एयर कंडीशनर में और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में, जो कि वो इंपोर्ट पे इनकी जो डिपेंडेंसी है उनको कम कर देगी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स में सुधार आएगा। कुछ एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं US और यूरोप में। और EMP डिवीजन की अगर ऑर्डर बुक देखें तो 5000 करोड़ के ऊपर की है। RAC में मार्केट शेयर 14% का है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 15 के ऊपर ले जाएंगे बहुत जल्दी। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में 30% का मार्केट शेयर है। 250-300 करोड़ के केपेक्स के साथ ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी लगती ही है। शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है महीने 1.5 महीने का, तो 2100 के टारगेट रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बड़े टारगेट हो सकते हैं। ब्लू स्टार कमेंट्स लेकर आए थे, पर वो मानस ने चूज कर लिया। वैसे ब्लू स्टार गावस्कर का आज सुबह से पिक बना हुआ है, फंडामेंटली और टेक्निकली इसका मतलब है साउंड है। खैर, क्विकली रैप कर दूं, इस समय प्रेफर्ड पिक्स का वीरू के पास जाते हैं, बढ़िया से कुछ स्टॉक्स मार्क कर लें इस समय एक्शन वाले। गावस्कर कह रहे हैं चोला फाइनेंस खरीदारी करने का मन। मानस ने कमेंट्स पे दाव लगाया, और चाहे तो 4200 का कॉल भी कमेंट्स का लिया जा सकता है। रचना जी कह रही है मणप्पुरम, बिकवाली का लेकिन कॉल है, और अगर बाउंस आ रहा है, थोड़ा बहुत तेजी वेजी आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जाना तो इवेंचुअली नीचे ही है, उतना ही आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएगा। 282 का स्टॉप लगाइए, बेच दीजिए। सौमिल कह रहे हैं ICICI लोम्बार्ड बढ़िया 2100 के टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है, SL पे ध्यान रखिएगा। अरुण जी कह रहे हैं बजाज ऑटो, इसमें भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए इस समय। और राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं फंडामेंटली ब्लू स्टार अच्छा है, इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे और एक्यूमुलेट करते चले। वीरू, क्या क्या रडार पे आ रहा है इस समय अदर देन दी स्टॉक्स? आशीष, जैसे कि आप देखिए मुथूट और मन्नापुरम क्रैक हुए, एक लॉजिकल आई थिंक ट्रेड के बारे में बात मैं कर रहा था, और सौमिल वो है MCX। चलो एक बार MCX को देखिएगा। आई मीन ये रिस्की है, नो डाउट अबाउट दैट, बट 10 डेमा टूटा है 7 अक्टूबर के बाद पहली बार, और अभी तो हालांकि 9000 का पुट राइटर खड़ा होगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट का। जरा एक बार 9000 की पुट भी लेके आइएगा। क्या सिंस ये एक वाइल्ड सिंग वाला स्टॉक है सौमिल, अगर 9000 टूटे या फिर इस प्राइस पर भी कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है कि आपका कोई नकारात्मक नज़रिया, बेचने का नज़रिया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, जिस प्रकार की स्ट्रेंथ दिखाई थी दैट्स अ रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग, ये सिर्फ एक हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग, ये अपनी स्ट्रॉन्ग जर्नी को एक बार फिर से रिज्यूम करेगा? कैसे ट्रीट करेंगे आप MCX को?
MCX सब ट्रेंड में है। 3-4 वीक पहले MCX मेरा एक कॉल भी था। मुझे लगता है मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। जो हमने लास्ट 6 महीने में पूरी रैली देखी, उसके बाद एक करेक्शन देखा, वो करेक्शन कंप्लीट करके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो मुझे लगता है कि ऊपर के मीडियम टर्म के टारगेट अबव 9,800-900 के हैं। तो मीडियम टर्म टारगेट्स ऊपर के हैं। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 20 डेली मूविंग एवरेज तक शायद जा सकता है, लेकिन दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नीचे में 8,600-800 के आसपास के बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है, तो वहां पे एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। MCX हो गया यहाँ पर 9,063 पे। एक कॉल और लूँगा यहाँ पर जिसमें स्ट्रेंथ है और सुबह हमने मार्क भी किया था, दैट्स PNB हाउसिंग। देखिए बाजार थोड़ा सा कमज़ोर है, नो डाउट अबाउट दैट, बट कुछ स्टॉक्स अपनी ट्रेजेक्ट्री को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। एक बार PNB हाउसिंग दिखाइए। माना सुबह आपको याद होगा हमने स्पॉट किया था इसको 901 पर, हालांकि आज का हाई एग्जैक्टली 910 जो है वो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। लेकिन अगर आप किसी पोजिशनल ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं तो PNB हाउसिंग को आप कहाँ रखेंगे? मान लीजिए कल से हमने एक बार फिर से 25,800 और 25,900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, बाजार स्ट्रॉन्ग रहा, उस वक्त इसकी प्लेसमेंट क्या कहती है? क्या किसी लॉन्ग ट्रेड में हमें जाना चाहिए स्टॉक पे या फिर अवॉइड करें अभी? तो देखिए स्टॉक को बिल्कुल मैंने ऑब्जर्व किया है और बस केवल मैं इंतजार कर रहा हूं जो सितंबर मंथ का हाई है 915.50 एक बार वो लेवल ब्रीच हो जाए। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज रीगेन किया, लेकिन अभी वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। एक बार वो लेवल ब्रेक हो जाए तो खरीदारी करेंगे। 895 का उस केस में स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर टारगेट आपको 1,000 तक के भी PNB हाउसिंग दिखा सकता है। इस बीच ITC होटल्स के नंबर आते हुए, ये अग्रवाल साहब हैं भैया, और ITC होटल्स ट्रैक भी करते हैं। 778 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़ के 839 करोड़, प्रॉफिट साल दर साल 76 से बढ़ के 133 करोड़। बाकी इंटरनल्स देखता हूँ, प्रॉफिट इतना बड़ा, आई एम अज्यूमिंग इतने मार्जिन तो एक्सपैंड नहीं होंगे, वो देखना पड़ेगा। टिकर टीम अभी अपडेट डालेगी, अदर इनकम वगैरह तो नहीं है, लेकिन ठीक है। ये आपकी स्क्रीन्स पर आते हुए ये एडजस्टमेंट्स होंगे, प्लीज जरा देखिएगा मुनाफे के फ्रंट पे साल दर साल। राजेश सर, ये ITC चला तो था, मामला ठंडा पड़ा हुआ है 220 के आसपास, क्या व्यू बन रहा है? अभी भी बुलिश हो ITC होटल्स को लेकर, और हो तो आपके इवेंचुअल 12 मंथ के टारगेट्स कहाँ बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम अभी भी बुलिश हैं और हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप देखें तो डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जिस तरीके का एक्सपेंशन प्लान है, रूम कीज बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म बूम पे आया हुआ है देश में, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 220-225 रुपए के आसपास ये बहुत उपयुक्त स्टॉक है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन PE वगैरह में कंपेयर करें तो दूसरे स्टॉक के पर थोड़ा सा महंगा लगे, बट एक्सपेंशन प्लान और जो मैनेजमेंट की पेडिग्री है उसको देखते हुए हमें लगता है वो डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म के टारगेट जो साल भर के आपने कहा, तो मैं समझता हूँ साल भर में 15 से 20% की बढ़त यहाँ पे आ सकती है। लेकिन हमारी ये राय है कि इसे थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखा जाए और राइड किया जाए। तो असल में टैक्सेशन का एंगल है, अदरवाइज प्रॉफिट्स एकदम फ्लैट है। PBT देखूं तो बिफोर टैक्सेस 188 करोड़ पिछली बार थे, 186 करोड़ इस बार है। तो इनफैक्ट थोड़ा सा सीक्वेंशियल 1-2 करोड़ का डिक्लाइन ही है। प्रॉफिट्स फ्लैट हैं। जो आपको मुनाफे में तगड़ा, पैट में तगड़ा जंप दिख रहा है वो टैक्सेशन के एडजस्टमेंट्स हैं, डेफर्ड टैक्स के। इसीलिए वो स्टॉक वैसे रिएक्ट भी नहीं कर रहा है जैसे वो प्रॉफिट के नंबर्स अपफ्रंट दिखाई पड़ रहे थे। पर राजेश सर बुलिश हैं, 15-20% का साल का अपसाइड उनको इन स्तरों से इस काउंटर में नजर आता है। आइए हमारा वो खास सेगमेंट क्या चल रहा है स्क्रीन्स पर लेकर आइए। मनीषा जी हंस रही है, वैसे ओरिजिनली मैंने क्या चल रही है ही रखा था, इन लोगों ने इज्जत से नाम रख दिया क्या चल रहा है। भोपाली रचना जी क्या बोलते हैं भोपाली? सही बात है, चल रही है बोलते हैं, दैट्स फाइन, वो रख सकते हैं। हाँ, ये लोग सुनते नहीं है मेरी बात, भोपाली फीलिंग नहीं समझते लोग, बातिश नहीं सुनते। आपको ऐसे बोलना चाहिए, बातिश नहीं सुनते। हाँ, बातिश नहीं सुनते मेरी। पर क्या चल रहा है के लिए मनीषा जी बैठी हुई हैं। कमोडिटीज और खास तौर पे उसमें भी पहले रोज बुलाते थे गोल्ड सिल्वर के रिव्यू,
आज बुलाया इनको बेस मेटल्स के लिए, और सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं, आप उठाइए कॉपर, जिंक, सब में उफान है। चल क्या रहा है स्पेस में, मनीषा जी बताएंगी। एंड क्या मामला है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना में जो प्लेनम मीटिंग चल रही है वहां पर मार्केट्स को लगता है कि आने वाले समय में जब तक ये मीटिंग खत्म होगी, बाद मंडे टू थर्सडे थी कि और अभी भी चल रही है? नहीं, आज अनाउंसमेंट्स है वहां पर, और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो कुछ यहाँ से निकल के आएगा, शायद वो जब डिटेल्स हमारे पास आएगी उसमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस मेजर निकल के आएगा, चाहे वो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर भी हम देखें, इवन इफ वो एनर्जी ट्रांजेक्शन है मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड यूजली आशीष, हम ऐसा देखते ही हैं कि जब मार्केट्स एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास की तरफ यहाँ पर जाते हैं तो वो एक सर्कुलर होता है, और हम देख चुके हैं कि एनर्जी चढ़ चुका है, प्रेशियस मेटल चढ़ चुका है। अब बाजार को लगता है कि अगली बारी जो है वो यहाँ पर बेस मेटल्स की है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। ये तो एक और चीज़ है। दूसरा, ये ज़्यादातर जो बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं वो 2026 के लिहाज से अपनी एलोकेशंस मेटल्स में यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जहाँ पर भी आप देखिए वहाँ पर एक सप्लाई कंसर्न बन के उभर के आ रही है। अगर मैं कॉपर के साथ यहाँ पर बात करूँ तो चाहे ये डोमिनिक रिपब्लिक की माइन है जहां पर 80 जो माइनर्स हैं, वहां पर जो 80 वर्कर्स हैं रादर, वो नीचे वहां पर ट्रैप हो गए हैं, तो वो बंद हो गया है। तो आइसलैंड की ये 2 माइंस हैं जहां पर चिंता है। दूसरा यहाँ पर है इंडोनेशिया की जो ग्रासबर्ग माइन है, वहाँ पर इतने समय से वैसे ही कंसर्न्स चल रही हैं। तीसरा जो ये कोडेल्को की आपकी टेनियंट माइन है, वहाँ पर चिंता है। चिले में चिंता है। तो एज ऑफ नाउ कॉपर की डिमांड ठीक ठाक है, इसके लिए आप प्राइसेस यहाँ पर देख रहे हैं जो बाय द वे नियर रिकॉर्ड हाइज हैं फिलहाल। जिस तरह की तेज़ी हमने कॉपर में आते हुए देखी है इस साल की, अब तक अगर बात की जाए तो कॉपर ने आपको 25% के रिटर्न्स दिए हैं, और मार्केट को लगता है कि आने वाले 12 महीने में आप फिर से यहाँ पर 25-30% के रिटर्न्स देखेंगे। तो क्लियरली तेज़ी यहाँ पर लगातार है, मोमेंटम ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। दूसरा, जैसे आपने एल्यूमिनियम की बात की, 3 साल के हाइस पे कारोबार कर रहा है, और जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर देखी है, पिछले 1 महीने में 8 से 9% की बढ़त एल्यूमिनियम ऑलरेडी आपको दे चुका है। यहाँ पर भी सप्लाई कंसर्न्स हैं। चाइना ने बोला है 45 मिलियन टन से ज़्यादा हम यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आइसलैंड में चिंताएं हैं। एल्कोआ ने अपनी जो क्विनाना माइन है, रिफाइनरी है, उसको यहाँ पर बंद किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एलएमई पे एल्यूमिनियम के स्टॉक्स देखें तो वहाँ पर इस साल में 25% की गिरावट आई है और डिमांड में बढ़त देखने को मिली है। तो ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिव हैं। तीसरा मेटल जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो जिंक है। यहाँ पर भी कंसर्न्स हैं। अगर आप माइनिंग नंबर्स देखें तो जिंक की माइनिंग में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, लेकिन माइंड जिंक तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप रिफाइंड जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हमने स्मेल्टर में बहुत सारी चिंताएं देखी हैं, और स्मेल्टेड जिंक जो है वहाँ पर 2% की गिरावट सप्लाईज में देखने को मिली है, लेकिन सामने डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऑपरेशंस हैं स्मेल्टिंग के, वहाँ पर जापान, कजाकिस्तान में चिंताएं हैं। और मेजर चीज़ आशीष यहाँ पर ये है कि जो एलएमई के स्टॉक्स हैं वो इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो 230,000 टन थे, जो अब घट के 37,000 टन रह गया है। यानी कि बहुत बड़ी गिरावट है। और अगर आप 37,000 टन का जो ये स्टॉक अभी देखें, ये ग्लोबल मार्केट्स में 1 डे कंजम्पशन से भी कम है। तो जिंक में तेज़ी शायद आगे जाकर ज़्यादा रह सकती है। तो एक तो चाइना से स्टिमुलस के होप्स और दूसरा लार्जली सप्लाई डिसरप्शंस, ऐसा देखूं जी, ऐसा रहेगा मामला क्या? तो मतलब उस हिसाब से पता चले कि स्टॉक की तेजी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये मामला कब तक अगर ऐसा होता है, डिसरप्शंस आते तो कितने दिनों में ट्रेंड अरेस्ट होता है? अगर अभी हम देखें पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो 8 से 12% की तेजी हम ऑलरेडी इन खबरों के चलते देख चुके हैं। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि आगे जाकर ये सुधरने वाला नहीं है। चाइना से कुछ आना ही चाहिए। यूएस में हम थोड़ा सा बेटर मूव्स आता हुआ देखेंगे तो उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। इमीडिएटली नहीं भी आता है तो अगले 3 से 6 महीने में बाजार को लगता है कि जहां पर अब हम खड़े हैं वहां से हम 15% ऊपर होंगे। सौमिल, वेदांता की लॉन्ग टर्म चार्ट खोल के आप रखना आता हूं, लेकिन राजेश सर इस बीच जरा सा हिंडाल्को हो नाल्को बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं, लेकिन हिंडाल्को आप लोग का ओम कैपिटल का व्यू क्या बन रहा है स्टॉक पे? देखिए, हम दोनों में ही बुलिश है, बट नैल्को हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि एक तो वैल्यूएशन उसके बहुत सस्ते हैं, करीब 8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड बैठती है, और डिमांड तो खैर दोनों में ही एल्यूमिनियम में निकल करके आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मनीषा मैम ने तो बहुत अच्छी तरीके से सबको समझा दिया, लेकिन जो दिक्कत जो आ रही है, एक तो मॉनेटरी ईजिंग जो सब जगह हो रही है, तो उससे लगता है कि एक तो कमोडिटीज की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ टैरिफ के भी दिक्कतें थी, उन सब चीजों के मद्देनजर डिमांड बिल्कुल बढ़ती हुई आएगी। और जैसा मनीषा मैम ने बताया कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन तो है, फिर वो चाहे आइसलैंड की वजह से हो, वहाँ की वजह से या दूसरी वजह से हो, मैं समझता हूँ डिमांड बढ़ी रहेगी। और नैल्को में हम समझते हैं कम से कम यहाँ से 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। हिंडाल्को वर्सेस नाल्को, आप नाल्को पे ज्यादा बुलिश, ऐसा? जी बिल्कुल।
ठीक बात। सौमिल, वेदांता 2010 के मेरे ख्याल से वो हाईज, 15 साल के हाईज निकाला है स्टॉक ने। काफी सारे इवेंट सामने खड़े हैं इस कंपनी के लिए। कैसा लग रहा है ये स्टॉक इस समय? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली ये पूरे साल में ये कंसोलिडेट ही किया है, और ये कंसोलिडेशन पूरा जो बड़ा सा कंसोलिडेशन है वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर, वो ऊपर की तरफ टूटा है। पहली बार मंथली चार्ट्स पे एक हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी पूरा कंसोलिडेशन था, वो भी ऊपर की तरफ तोड़ा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे लास्ट एक महीने से हर बार डिप करके वहां पे सपोर्ट ले रहा है। ग्रेट साइंस फॉर द स्टॉक। मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे अराउंड 460-465 पे, और मीडियम टर्म का व्यू मैं समझता हूँ कि अराउंड 525 का पहला टारगेट, और फिर उसके ऊपर 570-580 तक ये जा सकता है। साहब रखिए, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं सारे के सारे। आज हरकत में ये स्पेस थी, मेटल्स दिखाया था जब आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा रहे थे किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये रही बढ़िया सी चर्चा। एक पॉकेट हो गई ये मेटल्स की, एक पॉकेट जो ना चल रही हो आज लेकिन खबरों में है, वो है बैंक्स और फाइनेंशियल्स की स्पेस। एकदम गोरों का पैसा मस्त आते ही चले जा रहा है भाई साहब। बिल्कुल। क्या चल रहा है? तो देखिए आशीष, जो निफ्टी बैंक है यहाँ एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। BFSI स्पेस जो मिड टियर चंक है ना इंडिया का, बड़ी बैंक्स की बात नहीं करते, जो मिड टियर बैंक्स हैं, मिड टियर NBFCs है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो मिड टियर बैंक्स और NBFCs हैं, इन्होंने कुल मिला के $7.5 बिलियन यानी 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेस कर लिए। प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। येस बैंक के केस में सेकेंडरी था क्योंकि SBI ने अपना हिस्सा बेचा। लेकिन शुरू करेंगे सबसे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो आज अनाउंस हुआ, वो था फेडरल बैंक का। ये अपना 10% हिस्सा बेच रहे हैं 6,200 करोड़ रुपए में, 227 रुपए पर शेयर में। ब्लैकस्टोन की इकाई खरीदारी करने वाली है। तो ये सबसे पहला काउंटर जहां आपने निवेश होता हुआ देखा। स्टॉक ऑलरेडी रनअप हो चुका था, आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। इसके अलावा लास्ट वीक RBL बैंक की अनाउंसमेंट आई जहां रिकॉर्ड 26,000 करोड़ से ज्यादा का सिंगल FDI, सिंगल चेक एमिरेट्स NBD देगा। ओपन ऑफर के साथ ही अमाउंट है, और 18 अक्टूबर को ये डील अनाउंस हुई जहां लगभग आपको 280 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ा। RBI अप्रूवल के अधीन है ये ट्रांजैक्शन, लेकिन हाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ। शेयर में भी अच्छा खासा रनअप इस अनाउंसमेंट के बाद। सम्मान कैपिटल आज 52 वीक हाई पे है काउंटर। यहाँ देखेंगे तो अबू धाबी के IHC ने 41.2% हिस्सेदारी खरीदने का अनाउंसमेंट किया। 8,850 करोड़ रुपए में ये डील होगी। और 2 अक्टूबर को, अक्टूबर महीने में आपने ट्रैक्शन ज़्यादा देखा, लेकिन हाँ सम्मान कैपिटल में भी आपने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखा। डील के बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आई, बहुत सारे कंसर्न्स थे, लेकिन हाँ धीरे करके फिर से एक बार स्टॉक ट्रैक्शन में, खास करके आज FNO के बाहर है, बैंड के बाहर है, तो स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन। येस बैंक जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, लगभग 25% हिस्सेदारी सुमितोमो मित्सुई बैंक खरीदेगी। जापानीज बैंक है। सेकेंडरी सेल SBI, कोटक, IDFC, फेडरल, ये सब बैंक जिन्होंने वो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम यहाँ सब्सक्रिप्शन किया था, वो सारी बैंक्स ने हिस्सा बेचा। तो सेकेंडरी इशू, और यहाँ भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन डील के अनाउंसमेंट के बाद। IDFC फर्स्ट बैंक सबसे पहला इसका खाता खुला, 10% वाउबक पिंकर्स और 5% आरडीआई को इन्होंने स्टेक सेल किया। यहाँ भी कुल मिला के 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की डील थी, और क्लियरली लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस प्लेट लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। RBL बैंक 60% ऊपर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू किया था खरीदारी करने का, तो यहाँ 6 महीने का रिटर्न 9.99 नहीं है, ये 60% है। और अगर हम बात करें येस बैंक की 23%, IDFC फर्स्ट बैंक, सम्मान, फेडरल, इन सभी में बेहतरीन रिटर्न्स आपको 6 महीने के कार्यकाल में मिले। जब बाजार का रिटर्न बहुत कम है, इन सभी मिड टियर बैंक्स ने जबरदस्त तरीके से यहाँ कामकाज किया है और बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स निवेशकों को मिले हैं। 9.99 वैसा हो गया RBI ने मंजूरी दी हिस्सेदारी बढ़ा के। इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन गजब है भाई साहब। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग में ये पैसा जो आ रहा है, क्या क्या नाम, वारबर्ग पिंकर्स, आदिया, SMBC, अबू धाबी IHC, एमिरेट्स NBD, ब्लैकस्टोन, सब एक एक करके पैसा डाले चले जा रहे हैं। वीरू गजब कर रखा है बैंकिंग में, वो भी इस मिड कैप बैंक्स और फाइनेंशियल्स की स्पेस। क्या पैसा अट्रैक्ट कर रही है।
नहीं और आशीष ये बात ये भी संकेत दे रही है, आप देखिए इनकी प्राइस परफॉर्मेंस और आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक को। मैंने अपने करियर में पहली बार देखा कि निफ्टी बैंक ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया 2000 पॉइंट के फ्रैक्शन से, और ICICI बैंक 200 EMA के नीचे है ना। तो ऐसा पहली बार देखा। मतलब आप ये कह सकते हैं खुल के इन डील्स के बाद आशीष कि अगर ये रैली परसिस्ट करिए, ठीक है आज के छोड़ दी जाए, तो लीडरशिप इस बार इन बैंकों के पास रहेगी, है ना, रहेगी। और पता है मुहूर्त सेशन में जब बातचीत हो रही थी बड़े बड़े दिग्गजों से, और मुहूर्त सेशन क्या उससे पहले भी जब रन अप टू दिवाली जब सारे दिग्गजों से बातचीत हुई, सब ने एक जुबान में बैंक्स का जरूर जिक्र करा कि इस नए संवत में बैंक्स आउट परफॉर्म करें। तब तो कहानी ये थी कि एक तो मार्जिन्स या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, अब इनफैक्ट स्टेबल हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं, और ऊपर से क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आएगी। तो बैंक्स लाइकली है कि निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट से ज्यादा बेहतर EPS डिलीवर कर रहा होगा और इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा होगा। राजेश सर, अगर मिड कैप स्पेस से एक या दो बैंक चुनने होते आपको जो मैं इस नए संवत में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूं बढ़िया अल्फा जनरेट करने के लिए, कौन सा होता या कौन से होते? सिर्फ बैंकिंग या NBFC भी? कुछ है आपके पास, मतलब आपकी मर्जी, हमें तो पैसा कमाना है। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि बैंकिंग ने जो आउट परफॉर्म किया है, आज हम सब बात कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी इस रफ्तार से बढ़ेगी, उस रफ्तार से बढ़ेगी, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सबने अपने अनुमान बढ़ाए भारत की ओर। तो बैंकिंग को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, उसके बिना इकोनॉमी में रफ्तार आ नहीं सकती। और अब NBFC ऐसे सिनेरियो में आ गई है जो एक तरीके से क्वासी बैंकिंग का कारोबार कर रही है, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब एक एक करके ले तो NBFC में मैं समझता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के उनके एक्सपेंशन प्लान है, जो ब्लैक रॉक वगैरह के साथ जो करार हुए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। दूसरा बजाज फिनसर्व का रहेगा, जहाँ केवल ना उनका खुद का NBFC का बिजनेस है, बल्कि उनकी जो होल्डिंग है इंश्योरेंस वेंचर्स में, AMC में, और दूसरी वहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छी नजर आती है। इवन बजाज फाइनेंस में जो उनकी होल्डिंग है उसको देखा जाए तो वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल आते हैं। तीसरे जो अपकमिंग कह लो NBFC है, वो पूना वाला की रहेगी, जहां नंबर्स हमने थोड़े बीच में खराब आते हुए देखे थे, बट अब आस्ते आस्ते सुधार हो रहा है और वहां हमें लगता है एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ये 3 NBFC साइड में रहेंगे। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए और किसी की रिस्क कैपिटाइट अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ येस बैंक के साथ जाना चाहिए। येस बैंक में अगर आप देखो तो कुछ लेगेसी इश्यूज थे जो हमें सबको पता है, उस वजह से दिक्कत में आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 4-5 क्वार्टर्स से लगातार अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। अब जब SMBC ने भी स्टेक ले लिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा जो रिस्क कैपिटाइट अच्छी हो, जिनकी मैं दोबारा कह रहा हूँ, वहां पे एक्सपोजर ले सकते हैं अच्छी अपसाइड के लिए। और PSU साइड में अगर मिड कैप बैंकिंग देखना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे अच्छा पड़ता है। पिछले 5-6 क्वार्टर्स से उनके नंबरों में लगातार सुधार होता जा रहा है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजिटाइजेशन पे फोकस बना हुआ है। मुझे लगता है ये कुछ एक नाम्स है जहां अगर आप 1.5 साल का नजरिया रखें तो एक डिसेंट रिटर्न आ सकता है। आपके कुछ एक नाम को भी खरीदने के लिए लग रहा है PF निकालना पड़ेगा। आशीष ने आपसे एक दो पूछी थी, पर आपकी तो बहुत लंबी लिस्ट है राजेश जी। खैर, अब आते हैं आज की टॉप कैश कॉल्स पे। प्रकाश काबसर, सौमिल जी और कविता जी, ये 3 जो कॉल्स हैं वो यहाँ से आएंगी। प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर बताइए, कैश में क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है थंगामालिया, 2049 पर ट्रेड कर रहा है। इसके जो बेस बना है ना, बहुत ही बढ़िया बेस बना है। लगता है यहीं से एक अच्छा आपको मिलना चाहिए, फॉर थोड़ा ड्यूरेशन लेना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे 2025 का, ज्यादा नहीं है, करीब 25 रुपए का स्टॉप है, लेकिन टारगेट भी थोड़ा ज्यादा होगा ना, 2150। इससे भी ये तो फर्स्ट टारगेट है, लेकिन हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। इस बाय एंड होल्ड स्टॉक थंगामालिया। थंगामाइल ज्वेलरी पसंद आ रहा है काबसर को, बाय एंड होल्ड। ये कैश की पिक आज बढ़िया मूव्स दिखा रही है। कविता जी, गुड आफ्टर। कविता जी को दिखाओ, मानस को दिखाओ। ये तो मैच, ये एक मिनट दिखाना जरा डायरेक्टर साहब। यार सुबह तो नहीं, ये उल्टा कॉम्बो है। अच्छा, ये मिरर इमेज है। कविता जी, इस समय का बढ़िया कैश कॉल कौन सा? एग्जैक्ट अपोजिट है। यस, सो कैश कॉल में पारस डिफेंस, दैट्स लुकिंग गुड।
ये पोजिशनल सेटअप भी काफी अच्छा बना है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये अपना 50 EMA सरपास किया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम टुडे, ऑल्दो अभी ऑफ हाइस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सो पोजिशनली मुझे लगता है अंटिल काउंटर अपने 690 के लेवल को होल्ड किए हुए है। सो शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट्स दिखते हैं 800 रुपए तक के, बट फॉर अ स्विंग और अ डे और टू अगर देखें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 700 का for the price move of 760 and 780. So Paris difference looking good. वाकई ये माना जी बता दीजिए यार हमें भी, आप अगर कोई रेमंड्स की स्कीम निकली है तो, है ना? एक ही थान का कपड़ा लग रहा है, बिल्कुल गजब है यार, है ना? चलिए सौमिल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा असाई इंडिया पर। असाई इंडिया में एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर की तरफ टूटेगा। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, कई बार हमने इसके बारे में बात भी की है। स्टॉप लॉस है 910 पर और टारगेट रहेगा 1000। मानस सोच रहे थे आज सबसे यूनिक कॉम्बिनेशन पहन के मैं आया हूं, तो कविता जी ने वहीं से कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। तो ठीक है, आज के कैश पिक्स जो है, गाबा सर कह रहे हैं थंगमाइल, कविता जी कह रही पारस डिफेंस, तो सौमिल कह रहे हैं असाई इंडिया ग्लास। ये स्टॉक्स रखिए भाई अपने रडार पे। वीरू कुछ स्टॉक मार्क कर लीजिए, फिर अपन बातचीत करेंगे जरा बाजार के सितारों की। नहीं आशीष, अभी तो कोलैप्स ही है, और मैं एक चीज़ देख रहा था आशीष, इंडेक्स के 2-3 स्टॉक्स बड़ा रोचक है। आईसीआईसीआई बैंक कल 200 EMA के नीचे आया और आज अल्ट्राटेक सीमेंट, मानस एक व्यू चाहूँगा आपसे। अल्ट्राटेक सीमेंट सडनली आप CY25 के सेकेंड हाफ के लोस को ब्रीच कर चुके हैं। टेक्निकली इट्स फ्लैग फॉर्मेशन, इन्वर्टेड फ्लैग, और ये 11,885 पे, क्या इसके ब्रीच होने के बाद और पेन बढ़ सकता है? क्या टेक आपका अल्ट्राटेक सीमेंट पे? तो देखिए, एक प्राइस सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। अब 200 मूविंग एवरेज जो कि 11,850 के आसपास है, अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में 11,400, 11,200 ये दो टारगेट आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 11,850 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। चलिए, अच्छा, ज्यादातर ना हम रिलाय करते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे बाजार का आउटलुक जानने के लिए, पर इस नए विक्रम संवत में क्यों ना एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लिया जाए। वो कहता है बाजार की कहानी प्लैनेट्स की जुबानी। गाबा सर, आइडिया ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, तो मदद करने के लिए आज स्पिरिचुअल मेंटर जय मदान जी आपको आपकी स्क्रीन पे अब नजर आएंगी। कहाँ हैं जय जी? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, ये था कि नया संवत की शुरुआत हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, तो बाजार के सितारे आपसे जान लें, और खास तौर पे इसीलिए भी क्योंकि लास्ट संवत मैम मजा नहीं आया शेयर बाजार में। मतलब हाँ, ये बात थी कि बहुत टफ एनवायरनमेंट था, उसके बावजूद डटे खड़े रहे, पर रिटर्न्स आए नहीं। कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या इस नए साल के सितारे कैसे स्टैकअप हो रहे हैं? ये नया साल हम शेयर बाजार वालों के लिए कैसा रहेगा? लक्ष्मी जी हमारा दरवाजा खटखटाएंगी या नहीं खटखटाएंगी? लक्ष्मी दी के लिए दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, वो खटखटाती नहीं। खुले रख, वो लास्ट ईयर खोले थे मैम, आई नहीं। तो लास्ट ईयर का जो संवत था उसका नाम था अनल। इस संवत में इस संवत का जो साइन था वो फायर था। सो यू सी लॉट ऑफ एरियाज आल्सो गॉट डिस्टर्ब्ड। फायर आल्सो मींस ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज काम की नहीं होती वो निकल जाती है। इस साल का जो संवत है इसका नाम है पिंगल। तो इस साल हम बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आसपास क्या हो रहा है, एंड देन स्टॉक मार्केट आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। तो इस साल के जो संवत का नाम है वो है पिंगल। तो हम वाटर रिलेटेड कैलामिटीज भी देखेंगे, ओवर रेनफॉल भी देखेंगे, और कुछ एरियाज पे शॉर्टेज भी देखेंगे। दिस जस्ट अ हिंट व्हिच एरियाज वी नीड टू सी। सो मेडिकल सेक्टर, डिफेंस and commodities like gold majorly, we should see touching approximately 160 150 by March 2026. So I think secure तरीके की इन्वेस्टमेंट्स लोग ज्यादा करेंगे और उसके रिटर्न्स भी उनको उसी तरीके से आएंगे। आप कह रहे हो मेडिकल, डिफेंस और कमोडिटीज, ये स्पेस इस नए संवत में ज्यादा बेहतर कर रही होंगी,
और जी, आप और कह रहे हो गोल्ड शायद यहाँ से 1.5 लाख या 1,60,000 तक जाता हुआ नजर आए मार्च 2026, अगले 4 महीने में, 5 महीने में, ऐसा? जी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस वॉर की भी बन रही हैं, सो दैट इज आल्सो वन किसका, रीजन हमारा किसी और का? नहीं, हमारी की बात हो रही है। ओह, Don't take stress. It's okay. We've been through a small Operation Sindoor and still performed good. We are prepared and we are good enough in that. So इस तरीके की थोड़ी सी issues होते हुए मार्च तक दिखेंगे. That is why these kind of secure commodities will go high. Plus थोड़ी सी difficulty रहेगी basically इस sector के लिए जो automotives और automobiles बनाता है. So that will be not doing too great is what I see. एग्जैक्टली जब आपने ये वॉर लाइक सिचुएशन की बात की तो मैं आपसे एक प्रश्न यही पूछना चाह रहा था कि अगर आप बीते 1 साल में देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई। हम एक वॉर में ऑलरेडी इंडल्ज हो चुके थे। उसके बाद कहा जाता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले अपने कार्यकाल में बहुत इंडिया को फेवर कर रहे थे, सडनली उनकी प्लेसमेंट बिल्कुल हमसे इन्वर्स हो गई, बिल्कुल उल्टा खड़े हो गए वो हमसे मुंह मोड़ के। इंडिया की पोजीशनिंग आपको यहाँ पे इस संबंध में कैसी लग रही है? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी चाहूँगा। मार्च तक इट इज वेरी टफ फॉर अस। आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट इन फ्यू अदर प्लेसेस जहाँ पे जो यूएस के साथ सिचुएशन मार्च तक बेहतर होती हुई नहीं दिख रही है। इसके बाद में हम न्यूट्रलाइजिंग फुट पर आ जाएंगे, बट टिल देन जो हमारा नुकसान है या जो इसका हर्जाना हमको भरना पड़ेगा वो समहाउ हम अभी भी भर ही रहे हैं। आवर एक्सपोर्ट सेक्टर इज ब्लीडिंग। So this is what it is. I don't see great things moving till March 2026 with Donald Trump or US in any way. यानी मार्च तक ये टसल रहेगा। और एक चीज़ ये भी है, जब आप कह रही हैं कि मार्च तक ये टसल रहेगा, एक वॉर लाइक सिचुएशन भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश की लीडरशिप और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी होती है। ये बिहार के चुनाव आने वाले हैं, सेंटर को कितना सपोर्ट मिलेगा, केंद्र सरकार को कितना सपोर्ट मिलेगा इस चुनाव के बाद, इसका पॉसिबल आउटकम किसके फेवर में हो सकता है आपके अनुसार? मैं देख रही हूँ कि स्टॉक्स के अलावा आप मुझसे सारी बात करेंगे, बट ठीक है। नहीं, हमारा रास्ता यहीं से निकलता है, हमारा रास्ता यहीं से निकलता है। जी, हम बीजेपी को सरकार बनाते हुए देखेंगे। ओके, तो एनडीए की सरकार आ रही होगी। अब नहीं, बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। अगले हफ्ते तो पूरा स्टॉक मार्केट का फोकस ही बिहार इलेक्शंस पे होगा। 6-7 नवंबर शायद इलेक्शंस की वोटिंग की शुरुआत हो रही है। खैर, अच्छा, सबने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दी आपके लिए, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नया संवत किन राशियों के लिए बेहतर होगा, ऐसा बता सकते हैं क्या? देखिए, ये साल सूर्य का है और अगर हम संवत की कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। हेंस गोल्ड में हम सबसे अच्छी स्पीड देखेंगे ग्रोथ की, और देखी भी है, बट अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये साल जो है ये मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और जब मैं राशि की बात करती हूँ तो हम यूजुअली सन साइन की बात करते हैं कि अरे मैं दिसंबर 18 बॉर्न हूं तो मैं सैजिटेरियन हूं। नहीं, हम मून साइन की बात करते हैं जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। सो जब हम राशि की बात करें, सो पीपल डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट देयर सन साइन, दे हैव टू पुट फोकस ऑन देयर मून साइन। तो मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इस साल थोड़ा सा स्कॉर्पियो राशि, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं, इनको थोड़ा इंपल्सिव होकर डिसीजंस नहीं लेना है, थोड़ा सा टफ ईयर रहेगा इनके लिए। तो ये 3 राशियां अगर अच्छे से अपॉर्चुनिटीज को और लक को एनहांस करें तो बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, पहले से इन स्टॉक्स। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, इक्विटी एज एन एसेट क्लास, क्योंकि हम ग्लोबली हम सबसे, अगर आप देखें, बुरा दौर रहा इंडियन इक्विटी का, गोल्ड हमारे सामने शाइन कर रहा था, बट इक्विटी एज एसेट क्लास फॉर इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा अगले 1 साल में, आपका व्यू इस पर? तो इसमें मुझे इस साल गिरावट नहीं दिख रही है, पर मार्च के बाद आप इसमें थोड़ी सी अपवर्ड स्विंग देखेंगे। टिल मार्च द मार्केट विल एक्चुअली बी वेरी वॉलेटाइल। जैसे 23 नवंबर के बाद एक जंप आएगा और फिर फॉल आएगा। द नेक्स्ट जंप वी सी इज इन February first week. So it will be up and down till March 2026, and post that you will see it constantly growing and very, very favorable for all of us. So defense sector is where I would personally put my investments into. चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हर चीज़ पर आपने खुल के टिप्पणी करी, बहुत क्लियर एक व्यू दिया आपने,
बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में ज़रूर आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरेक्शन करने के लिए। तो आशीष, ट्रेड डील पे कवायद तो बहुत चल रही है, लेकिन मैम के अनुसार अभी मार्च तक शायद बात ना बने, है ना? नहीं, असल में बात सही है, ट्रेड डील पे बातचीत बहुत हो रही होगी। पीयूष गोयल साहब के स्टेटमेंट सधे हुए से रिप्लाई था, सुबह अपन ने 7 बजे के शो मॉर्निंग कॉल में सुनाया भी था कि ऐसी कोई ट्रेड डील को लेकर ऐसा नहीं कि होने वाली है। पीएम मोदी इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद आसियान समिट फिजिकली अटेंड करने नहीं जा रहे हैं, वर्चुअली अटेंड कर रहे होंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही होगी। और उसका कॉनोटेशन लोग ये निकाल रहे हैं कि वो लास्ट मिनट जो फाइनल डील स्टिच करनी है उसमें फिर से कुछ फंस रहा है, इसीलिए शायद ये नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रही है। तो ये बात सही है, ट्रेड डील इतनी आसान नहीं है। वो जो तरह इकॉनमी हमारी खुलवाना चाहते हैं वो हम पॉसिबल नहीं है हम हमारे खोलने के लिए। खैर, और वैसे इंटरेस्टिंग है, मैम ने बात करी सोने की, सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। कल भी यूबीएस की रिपोर्ट हम लोग हाईलाइट कर रहे थे, एग्रेसिव कॉल आते हुए। डिफेंस की बात करी, हमारे संवत पिक्स में सब ने बैंक्स और डिफेंस 2 पॉकेट्स की बात करी थी। सब कह रहे थे डिफेंस अभी भी बहुत तेजी है, तारे भी वही कह रहे हैं भाई साहब। गावा सर, मार्च तक तो मामला फंसा हुआ है, तो आप चाहें तो मैं और वीरू को इस बार स्कीइंग के लिए ले जा सकते हैं। मैं जा रहा हूं जनवरी में। अरे मैं जा रहा हूं मतलब अभी हमने क्या कहा, हमें ले जा सकते हैं आप। नहीं, वीरू नहीं चलेंगे, मैंने बोला वो नहीं चलने वाले। उनको थोड़ा रीजन मैं नहीं बताऊंगा टीवी पर, लेकिन वो नहीं चलेंगे। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरा 50वां ईयर है, मैं जाता हूँ। कुछ भी हो जाए इस बार तो जाऊंगा, आर या पार। हाँ, तो हम मार्केट कहीं जा नहीं रहे, आप घूम के आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ दे दिया कि नहीं दिया आपने? इस पैनल का नहीं, बाहर बैठे हुए सबका भी डेट ऑफ बर्थ आ चुका है मेरे पास। मैं अपना नहीं पूछ पाया इस चक्कर में। अच्छा, बहुत कुछ कवर करना बचा रह गया भाई साहब। धमाकेदार ऑप्शंस हो तो उसका स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए पहले। रचना जी के पास और अरुण जी के पास जाना है आज के धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। रचना जी, कौन सा है? जी, इस वक्त मैं ऑप्शंस में LIC का ऑप्शन देना चाहूंगी। LIC में जो गिरावट हो रही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे शार्पनेस और भी ज्यादा हो सकती है डाउन साइड पे। एंड एज ऑफ नाउ हम 890 के करीब खड़े हुए हैं, तो हम 890 का ही पी अगर बाय करें, जो कि करीब करीब 7.9 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस पे 6 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करें, तो यहाँ पे चांसेस है कि विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज हम यहाँ पे 12 एंड 14 के टारगेट्स देख सकते हैं। LIC की अक्टूबर की 890 की पुट, यहाँ रचना जी का काफ़ी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट लग रहा है मुझे मार्केट को लेके। अभी तक कई सेल ट्रेड्स वो ओपन कर चुकी हैं। अरुण जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? किरण जी, मेरा भी पुट साइड ही रहेगा। मुझे लग रहा है BHEL में ब्रेकडाउन के संकेत है और 230 के नीचे अब सस्टेन भी कर रहा है, तो 230 का ही पुट खरीदने की सलाह रहेगी। नीचे में 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है ऊपर में 6 रुपए तक ये पुट ऑप्शन जा सकता है, तो एक ब्रेकडाउन के संकेत है और 225 तक के टारगेट मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। तो 6 रुपीज के आसपास के टारगेट 230 के पुट के हैं। ओके, रचना जी तो खैर अपफ्रंट कह दिया था कि मेरे पास बहुत सारे सेल आइडिया है, उनमें से एक ये दे रही हूँ, लीजिए दूसरा भी आएगा, थोड़ी देर बाद और मांगेंगे तो एक तीसरा भी आ जाएगा। आपने LIC का पुट लेना है, आपने BHEL का पुट लेना है। मानस बताएंगे तीसरा धमाकेदार ऑप्शन। मानस, कौन सा? तो देखिए, कॉल ऑप्शन लेंगे। वेदांता के कॉल ऑप्शन में 500 वाले नवंबर मंथ के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे है, तो वेदांता का नवंबर मंथ का 500 वाला कॉल ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, 14 रुपए का, और 30 रुपए 30 रुपीज के टारगेट सेट करना है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड्स भी पूरे हो गए। निफ्टी करीब 25747 पे अभी भी डेलो की डायरेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। खैर, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक क्या कह ली, छोटा सा ट्रांजिशन टाइप था। आधे % के दबाव के साथ ही जहां शुरू करा था प्रोग्रामिंग को, मोटा मोटी हम वही 150 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। वही बैंक 500 पॉइंट कमजोर, वही ब्रेथ 1:2 डिटोरिएटिंग, जस की तस बनी हुई है। अभी तक तो कोई सुधार उधार है नहीं, लोअर लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजार। हाँ, फर्दर सेल ऑफ नहीं आया, ये भी कह सकते हो आप। बार वहीं खड़े हुए हैं आधे घंटे पहले जब प्रोग्रामिंग शुरू करी थी वहां पे मार्केट्स। अच्छा, 4 का चौका का टीजर दे देता हूं, कुछ देर बाद इन एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा ताकि ये लोग ढूंढते रहे अच्छे बढ़िया से पिक। सस्ता ऑप्शन मानस, अभी तो धमाकेदार ऑप्शन लिया था मानस से, सस्ता ऑप्शन भी वही आप ही को ढूंढना है।
एफएनओ सुपरस्टार रचना जी आप ढूंढ के रखो, चार्ट का चमत्कार अरुण जी आप ढूंढो, और मिड कैप फंडा राजेश सर एक बढ़िया सा पिक आपने पहले दे दिया है, अब एक मिड कैप फंडा आइडिया रेडी रखना, कुछ देर में आपके पास आता हूं। पहले अब चलें, एक तो मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस अच्छा था तो मनीषा जी के साथ उसको मैप कर लिया। दूसरी इंटरेस्टिंग पॉकेट थी जो रात से चर्चा में, वो डिफेंस सेक्टर। वो कई सारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रपोजल्स को मंजूरी दी, 79,000 करोड़ रुपीस। ये है कमजोर बाजार में सारे डिफेंस स्टॉक्स बेहतरी कर रहे हैं, इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। अब ये दरअसल डिटेल में समझ लें, अनाउंसमेंट्स आए क्या थे, क्या समझें उसको, किस तरह के स्टॉक दरअसल इंपैक्ट हो रहे हैं, सीधा सीधा किसका कोरिलेशन बैठता है, आशीष से। आशीष भाई साहब, सुना है बहुत तगड़े ग्राफिक्स बनवा दिए, इनको आना था 2:20 पे, ये आए हैं 3 बजे, ऐसे कौन से ग्राफिक बनवा दिए? आप देखिए, आपको मजा आएगा विजुअल्स देख के। और पूरा डिकोड किया हमने कि क्या ये सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हैं, क्या डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं और किस कंपनी को फायदा होगा। तो दरअसल अगर आप देखें तो भारत की जो सैन्य शक्ति है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि 79,000 करोड़ की खरीद होने वाली है, तो इससे बहुत सारी कंपनीज पर फायदा होगा और जो शक्ति है, भारत का बल है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो नाग मिसाइल सिस्टम, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, जिसका काम दरअसल अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा। क्या करना है कि जो दुश्मन के ठिकाने होते हैं, बंक्स बने होते हैं, साथ में अगर आप देखें तो टैंक्स बनी होती हैं, इन्हें दूर से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इसकी रेंज बड़ी तगड़ी है, पूरा तरीके से इंडिजीनियस है, बड़ा फायदा है। कौन बनाएगा? BDL। ये स्टॉक पर नजर रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन के कोई हथियार हैं या फिर कोई उपकरण है या सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, इससे डीकोड करके पकड़ पाएगा, ट्रेस कर पाएगा कि हाँ दुश्मन कहां पर है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। 2 कंपनीज हैं, एक BEL है और दूसरी है एस्ट्रा माइक्रो, जो इन इक्विपमेंट्स को बनाती हैं, दोनों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, ये दरअसल अगर आप देखें तो ऑलरेडी टाटा मोटर्स हैं, BEML है, अशोक लेलैंड, ये ऑलरेडी बना रही है। अब क्या काम होगा इनका कि जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना है, और साथ में अगर आप देखें तो हैंडलिंग की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो नौसेना के लिए भी काफ़ी सब कुछ है, जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPDs। इसमें अगर आप देखें तो फ़ायदा ये होता है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं और नेवी दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब साथ में ये भी है कि एयरफोर्स और नेवी के बीच में भी जो तालमेल है वो बेहतर तरीके से होता है। अब इसमें ऑपरेशंस के अलावा अगर आप देखें तो राहत कार्य में भी इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत अच्छे विजुअल्स। साथ में किसको फ़ायदा होगा? मजगांव डॉक है, LNT है, कोचिन शिपयार्ड है, तीनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है। साथ में अगर आप देखें तो 5 to 30 mm नेवल सरफेस गन्स, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो जो छोटी पनडुब्बियां हैं या फिर छोटे जो ऑपरेशंस हैं, इन्हें करने के लिए इसका इस्तेमाल है। कौन बनाता है? टॉर्पीडोज बनाता है, BDL है, गार्डन रीच है, BEL, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, रडार्स हैं, इंफ्रारेड्स हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखें तो इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही है, ये वही है, ये बिल्कुल। तो इसी का इस्तेमाल अगर आप देखें तो जो सिग्नलिंग के लिए किया जाता है, ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, और फिर उससे अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस के माध्यम से अपनी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है ये बढ़ाते हैं। तो ये बनाता है BEL, इसको यहाँ पर रखेंगे नज़र। लीजिए भाई साहब, ये है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं और ये वो कंपनीज हैं जिनको पॉसिबली फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। उसमें कुछ तो बहुत ऑब्वियस है, BDL जैसी, जिनके पास तो धंधा आना ही आना है। बढ़िया तरीके से विजुअली समझाते हुए दिखा दिया आपको कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने, और वो बढ़िया आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं। और सुना है गाबा सर तो तेजस MK1 को किसी करके आए। यस, और थैंक यू भी बोलकर आया और जय हिंद भी बोल दिया। मतलब लिटरली आपको छूने दिया उन्होंने? किस कर दिया? मुझे रोका उन्होंने, मैं बोला मैं तो करूंगा, टीवी पे बोला मैं टच करूंगा, मैंने टच किया। और अगर गर्म हो तो आप करते तो नहीं, नो स्कोन पे किया। अच्छा, एयरक्राफ्ट तो मैं खुद चलाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो ठंड जब आया था, जब लैंड किया उसके बाद किया मैंने। हाँ तो वही तो, गाड़ी का साइलेंसर गर्म हो जाता है, मुझे तो उससे याद आया, प्लेन तो गर्म हो जाता होगा यार। ये साइलेंसर पीछे होता है, आगे थोड़ी होता है। अब तो गाड़ी है ना, प्लेन का नहीं पता था ना मुझे। मैं पीछे कभी नहीं गया था। मैं 4 का चौका की तरफ बढ़ रहा हूँ। लाइए स्टिंग रखिए मानस को स्क्रीन पे। मानस, सस्ता ऑप्शन कौन सा भाई साहब?
तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए चोला फाइनेंस के 1720 के कॉल ऑप्शन में नवंबर मंथ के खरीदारी करनी है। नवंबर मंथ का 1720 का कॉल ऑप्शन चोला फाइनेंस का, क्योंकि स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट है तो उसका ऑप्शन खरीद सकते हैं। 47 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 70 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, चोला 1720 की कॉल सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक आज के इस पूरे मतलब स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों में। और रचना जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से मुथूट फाइनेंस रहेगा शॉर्ट साइड पे फ्यूचर्स में, और जब तक ये 3200 के नीचे है तो यहाँ पे गिरावट और एग्रीवेट हो सकती है। हमारा डाउन साइड पे टारगेट हो सकता है 3120 एंड 3100 एज वेल। देखिए ये जो पुलबैक ही हो चाहे फिर भी, लेकिन गोल्ड में जो भी हो रहा है तो दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड रन, तो पुलबैक वैसे भी बनता है। एंड जो न्यूज वगैरह है गोल्ड के आसपास वो भी टेम्पररीली इसको एक पुलबैक के लिए सपोर्ट भी करती है अलोंग विद द चार्ट्स। ओके, चार्ट का चमत्कार। अरुण जी, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है भाई साहब? अरुण जी आप म्यूट पे हो यार, अनम्यूट करना पड़ेगा। आशीष जी, दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, उनमें से एक सन फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। सन फार्मा मुझे लग रहा है वो वापस बड़े कॉल रेटर्स के जोन के ऊपर निकलने के लिए तैयार है, तो 1699 के आसपास खरीदे। 1672 1672 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1740 तक के ऊपर में टारगेट्स। ओके, सन फार्मा 1699 पे आपका बाय कॉल। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? अदानी पावर के साथ जाना चाहेंगे वीरू जी। अगर आप देखें तो थर्मल की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में और 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। कई राज्यों में कारोबार फैला हुआ है और जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म पीपीए करते हैं, मर्चेंट सेल भी है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। और चूंकि कई राज्यों में फैले हुए हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के जो पीपीए हैं वो रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। मुझे लगता है कि मध्यम अवधि में 180 182 के टारगेट रखने चाहिए, बट थोड़ा सा लंबा अवधि रखें 12 से 18 महीने की, तो शायद 200 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो गए इस समय की बढ़िया से 4 के चौका की पिक्स। अच्छा, अगले हफ्ते है इंटरेस्टिंग हफ्ता सामने खड़ा, काफी कुछ होना है। पहले तो आज शाम को वो इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा यूएस का, एक ही इंपॉर्टेंट डेटा आना है, बाकी शटडाउन के बीच में और कोई डेटा तो यूएस वाले लाए ही नहीं। और उसके बाद वेडनेसडे रात को फेड की मीट का आउटकम सामने आ रहा होगा, ब्याज दरें रिड्यूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता चल जाएगा। दूसरा, अगला हफ्ता ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरीज लाइन अप है। ट्यूसडे को निफ्टी की और थर्सडे को सेंसेक्स की, याद है कि बीएसई और एनएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और रिजल्ट्स। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक कल आ रहा होगा सैटरडे को, जिस पे हम मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे, और एक और इंपॉर्टेंट नंबर होगा एसआरएफ जो मंडे को लाइंड अप है। कोटक और एसआरएफ के नंबर्स पे चर्चा कर ली जाए। कोटक सबसे इंपॉर्टेंट, गौरव भाई साहब बगल में बैठे हुए हैं। एक क्वार्टरली अपडेट तो कोटक ऑलरेडी आया हुआ था, मेरे ख्याल से 14-15% डिपॉजिट एडवांसेस ग्रोथ की बात इन्होंने कर रखी थी, लेकिन इसके बियॉन्ड की कहानी, नंबर्स कल रह कैसे सकते हैं? गौरव गुड आफ्टरनून, कुछ सरप्राइज करने वाला है या नहीं? जी, अगर हम बात करें कोटक की तो पहले हमने देखा था 16% का लोन ग्रोथ था, 15% का डिपॉजिट ग्रोथ था। कहीं पे अगर हम बड़े बैंक्स में बात करें तो सबसे अच्छे नंबर्स है कोटक के, बट पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो ऐसे ही अच्छे नंबर्स तो लाए थे, बट रिजल्ट्स के टाइम पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में लगभग 30 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिला था और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी 30 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया था। और इसी की वजह से Q1 के रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि स्टॉक में कुछ अच्छी हलचल नहीं देखने को मिली। अब इसी के साथ साथ अगर हम Q2 की बात करें तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, जैसे हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में लगभग 30 बेसिस पॉइंट से ऑलरेडी गिर चुके थे, तो इस क्वार्टर में कंसेंसस का मानना यह है कि ये जो फॉल है वो कहीं पे लिमिटेड रहेगा, 10 बेसिस पॉइंट के अंदर ही रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है अदर इनकम का, और इसी की वजह से 5% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट बैंक ने रिपोर्ट किया था। इसके बाद इस क्वार्टर में कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट तो नीचे आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे, बट इसी के साथ साथ कहीं पे 0.7% पे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो सेटल होते हुए हमें देखने को मिल सकता है।
और आखिर में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कहीं पे एक फ्लैटिश नंबर फिलहाल के लिए कंसेंसस का मानना यह है कि लगभग 2% तक की गिरावट जो है हमें प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ कहीं पे जो कमेंट्री है वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। सबसे पहले कमेंट्री आती है कहीं पे एसेट क्वालिटी की, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट ने कहा था MFI का जो स्ट्रेस है वो पीक आउट हो चुका है और CV लोन जो है रिटेल CV वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस जो है वो सेकेंड हाफ में हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरी जो बात है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की। यहाँ पे हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में जो बड़ा शॉक देखने को मिला तो इसके आगे सेकेंड हाफ में क्या मार्जिन सुधरते हुए देखने को मिल सकता है, ये जानना जरूरी रहेगा। और थर्ड बात आती है ग्रोथ की। जैसे हमने देखा है कि एडवांसेस का ग्रोथ पहले से ही 15% से ज़्यादा रहा है, तो क्या ऐसे ही ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा, स्पेसिफिकली जो अनसिक्योर्ड बुक है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट का मानना था कि मीडियम टर्म में कहीं पे 15% की ग्रोथ आ सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर में नहीं देखने को मिली थी। तो ये सब चीज़ों पे उनका क्या कहना रहता है वो देखना तो जरूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए एक फ्लैटिश अर्निंग जो है वो हमें कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से देखने को मिल सकती है। Q2 का अपडेट सिस्टम से बेहतर ग्रोथ का आया था, बाकी आंकड़े कल गड़बड़ा रहे होंगे। ठीक है, मंडे को गौरव डिकोड कर देंगे, आप लोग वीकेंड एंजॉय करिए, ये काम कर रहे होंगे। अच्छा, इस बीच निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए भाई साहब। वीरू 25,800 के ऊपर आ गए, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लौटी। आज दिन के लोज थे 718, 720 पकड़ लीजिए, तो 80 पॉइंट का मूव दिन के लोज से 25,800 की ट्रेजेक्टरी आपकी स्क्रीन पे। पर आशीष कोई लॉन्ग नहीं। हाँ नहीं, एक फ्रैक्शन चाहिए आपको 800 के पुट राइटर से बड़ा। देखिए, या तो दो चीज़ होंगे आशीष, दो केस बाय करेंगे। आइदर यू स्टेबलाइज अबव 848, या तो आप 848 के ऊपर सस्टेन कर जाइए, अदरवाइज आप स्केप्टिकल रहेंगे, या फिर ये निफ्टी मिले आपको 10 डेमा पर, और 10 डेमा निफ्टी का अलाइंड है करीब करीब 25,630। सो आई विल बी बायर इन 2 केसेस ओनली, 25,623 या फिर 25,850 के ऊपर। खैर, कंचन के बाद चलते हैं, थोड़ा SRF के नंबर्स को समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन कैसी है। एक और दिग्गज है कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन है? SRF के क्वार्टर 2 के नंबर्स की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग नंबर के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सपोर्ट ग्रोथ। एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो उनका केमिकल सेगमेंट है वहां की भी बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में करीब करीब 125% का उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे अच्छे खासे आपको सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीजें जो आपको वॉच आउट करनी है, एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। आगे चल के मैनेजमेंट की एक्सपोर्ट्स को लेके किस तरीके की कमेंट्री आती है, इसमें आपको खासा फोकस रखना होगा। इनफैक्ट जो रेफ्रिजरेटर की गैस के प्राइसेस है वो भी हमें एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिले थे, लेकिन अगस्त तक आते आते यहाँ पे हमें एक मॉडरेशन आती हुई दिखाई दी। इसको लेके मैनेजमेंट का क्या कहना है? सेगमेंटल वाइज बात करी जाए तो केमिकल सेक्टर में 49% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करी जाए तो 16% का डाउनसाइड हमें रेवेन्यू फ्रंट में यहां पे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो इनका एबिट है वो भी करीब करीब 122% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन सारे ही फैक्टर्स को नेगेट करता हुआ दिखाई देगा SRF, और जो केमिकल का सेगमेंट है और जो एक्सपोर्ट का सेगमेंट है उसके दम पे नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहते हैं कोटक के, कैसे रहते हैं SRF के नंबर्स। इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शेनॉय सर जुड़ते हुए। दीपक सर, हाय, गुड आफ्टरनून। पिछले कुछ दिनों में दीपक सर एक्साइटमेंट नजर आया, बढ़िया एक तरफा मूव्स बने, क्या कारण था? क्या भारतीय बाजारों को जो रिजल्ट सीजन आ रहा था वो अच्छा लग गया, या हमने पहले ही मान लिया था कि ट्रेड डील हो जाएगी? ये एक्साइटमेंट इस तरह का बना क्यों जो 26,000 के पार ले गया हमको? आई थिंक एक ही दिन ले गया था। फिर तो दिवाली का मौसम भी है तो लोगों ने देखा कि इस बार जो त्योहार मनाया जा रहा है, आई थिंक पिछले साल से के कंपैरिजन में कई गुना बेटर इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर आप बाहर जाएं तो शॉपिंग की बात करें, या फिर आप कार सेल्स की बात करें, या मतलब एक तरह से इकोनॉमिक रिकवरी जैसे आती हुई नजर आ रही थी। और दूसरी बात, ये ट्रेड डील की जो बातें हो रही थी, मुझे तो लगता नहीं है कि ट्रेड डील अभी पास में है, बस बातें हो रही हैं, और इससे आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो दूसरी बात ये है कि एक साल से कोई रिटर्न तो आया नहीं है मार्केट में, तो अर्निंग्स बढ़े जा रही है, और अभी तक के जो अर्निंग्स आई हैं वो ठीक ही आई हैं, अच्छी आई हैं कुछ कंपनीज की। और
10-15% से ज्यादा मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है अभी तक के रिजल्ट्स में। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इस तरह से भी कॉन्फिडेंस बना है, पर मुझे ये नहीं लगता कि सडनली मार्केट ऊपर जाते हुए मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगी। आई थिंक वो थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ और नीचे आएगी एंड कुछ और होगा। वो जो ट्रिगर लॉन्ग टर्म ट्रिगर है वो आई थिंक आपको हमें नजर आएगा शायद 1-2 क्वार्टर के बाद ही। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है और एफआई के जो सेल्स है वो थोड़े से कम हुए हैं। ये नहीं कि जीरो हो गए या फिर सेल्स नहीं कर रहे हैं, पर उनके जो उन्होंने जो 3,000-4,000 करोड़ पर डे का जो वो सेल्स करते आ रहे थे वो थोड़ा सा कम हो गया नंबर। आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बट मुझे तो लगता है नॉर्मल ही है मार्केट। कभी कभी देखो 1-2% ऊपर जाता है, 1-2% नीचे आता है। ये इससे कोई इसमें कोई खास ऊपर उठने वाली बात नहीं है या नीचे गिरने वाली भी बात नहीं है। आपकी भाषा शैली और आज शब्दों के चुनाव से लग रहा है कि अभी आपको दीपक जी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है अपसाइड को लेकर। बट मेटल्स को देखिए, लोग एट मेटल्स, पहले प्रीशियस देन इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक बड़ा मूव, निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? तो अभी जो मेटल्स में जो आई थिंक स्पेसिफिकली प्रेशियस मेटल्स में जो आया था ग्रोथ, आई थिंक वो इस वजह से था कि लोग देख रहे थे कि चाइना और यूएस में जो टेंशन्स चल रही हैं या फिर और बाकी मतलब जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है उस वजह से शायद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए थे। सिल्वर में थोड़ी सी वो सप्लाई का इम्बैलेंस आ गया था तो इसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़े। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हमने वो काफ़ी डाउनसाइड करेक्शन भी देखा हुआ है इन प्रेशियस मेटल्स में। बाकी जो मेटल्स हैं, अभी एल्यूमिनियम जैसे आज प्राइस बढ़ा है, आई थिंक इसका एक कारण है कि आइसलैंड में एक बड़े स्मेल्टर में आई थिंक कुछ ऑपरेशन स्टॉप हुए हैं। इसकी वजह से टेम्पोररी डिसबैलेंस है सप्लाई और डिमांड में, और वो इवेंचुअली ये सारे जो टेम्पोररी डिसबैलेंसेस है करेक्ट हो जाएंगी। मुझे ये नहीं लगता कि हमें लॉन्ग टर्म में कोई मेटल स्टॉक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेटल वाले स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं और आपको साइकिल अगर खेलना आता है तो आप उस टाइम पे एंटर करके एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली मेटल के साइकिल कैसे इवॉल्व होते हैं। मेटल्स यूजुअली उनको आई थिंक मेरे दोस्त ने ट्विटर पे एक बार बताया था कि मेटल्स को आपको हाई पी पे खरीदना चाहिए और लो पी पे बेचना चाहिए, क्योंकि साइकिल में सबसे ज़्यादा उनके जो प्रॉफिट्स तभी बनते हैं जब उनके मार्जिन्स लिमिट पे एक्सपैंड हो जाते हैं, और उस टाइम के बाद से मार्जिन्स कम हो जाती है तो उनके प्राइसेस भी गिरने लग जाते हैं, उनका पी रेशियो बहुत हाई लगने लग जाता है। तो अभी वो टाइम है कि शायद पी रेशियो लो नज़र आ रहा है, इसीलिए लोग एक्साइटेड हैं, पर एक्साइटेड शायद नहीं होने चाहिए मेटल्स में। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज थोड़ा समय का अभाव है हमारे साथ, हमारे पास तो बहुत लंबी बातचीत नहीं हो पाएगी आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब यहाँ से यतीन के पास चलते हैं और डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका सेंस लेते हैं। यतीन बताइए। डीलर्स अब क्या चेस कर रहे हैं, ये पूरा आपने पंचांग ही पढ़ लिया था शो में, हॉरोस्कोपी और सब जो फ्यूचर क्रिस्टल गेजिंग बोलते हैं ना। क्रिस्टल गेजिंग आप लोगों ने सुना था आपने, ठीक से है ना? हाँ, बहुत अच्छा मुझे लगता है उसमें इंटरेक्शन हुआ। वीरू की खास दिलचस्पी भी है, माफ़ कीजिएगा, इस पूरे ऐसा क्यों हॉरोस्कोपिक चीज़ों में। वीरू सितारे वैसे इनकी रीडिंग रहती है, ये अपडेट देते हैं। हाँ, निफ्टी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं, नवग्रह की कह रहे हैं, ये ऑडियंस नहीं बताते, पीछे से लिखते हैं। नवग्रह की अंगूठी भी खरीद दी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी अभी शो में, मुझे बता रहे थे। आज तक जिंदगी में कोई अंगूठी नहीं पहनी। जस्टिफाई भी कर रहे हैं यार। अरे ऑर्डर करिए तो पहनी भी कहाँ दिखेगी। डीलर्स क्या कह रहे हैं भाई? डीलर्स यही कह रहे थे। बट एनीवेज, दो स्टॉक्स ऑन अ सीरियस नोट जो डीलर्स आज पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस टावर, ये काउंटर जो है BTST के लिहाज से डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं 370, 372 के टारगेट्स के लिए। देखिए ऐसे भी ट्रैक्शन है वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम स्टॉक्स में, तो आज ये स्टॉक फोकस में। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 3% यहाँ बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। दूसरा डिफेंस क्षेत्र में से देखिए आज स्टॉक्स ने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन फिर भी डीलर्स की नज़र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स पे है
उनको अभी भी लग रहा है कि यहाँ BTST की रणनीति बनानी चाहिए। 425 430 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आज एक गैप अप के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन डीलर्स को लगता है यहाँ काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन 1-2 दिनों में आना चाहिए, तो ये भी एक स्टॉक है जो डीलर्स पसंद कर रहे हैं। डिफेंस ने कुछ खास नहीं किया है, हमने शो में कुछ खास नहीं किया है भाई साहब। जो कुछ लाए थे आधी चीज़ अभी भी बची हैं। हाँ, सही बात। ऑफरिंग के तौर पे सीधे क्विकली BTST STBT पर उतर आते हैं भाई। स्टिंग प्ले आउट करिए, पैनल को रखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले सौमिल के पास चलते हैं। सौमिल, क्या ले जाना है भाई साहब? लो, जिसके पास गए वही गायब है स्क्रीन से। मंत्री साहब आप बताओ। आशीष जी के फिनटेक के साथ जाना चाहेंगे। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, 1148 के आसपास चल रहा है, तो इसको लेके जाएंगे एज ए BTST बाय साइड। 1132 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1184 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? मेरा ध्यान पॉलिसी बाजार पर है। ट्रेड करा है 1687 पर पॉलिसी बाजार और टाइट स्टॉप लगाएंगे करीब 1671 पर। मेरे ख्याल से ऑन द टारगेट करीब 1720 पॉसिबल है। यस, पॉलिसी बाजार। केफिनटेक, पॉलिसी बाजार, इस बीच SBI कार्ड्स के नंबर्स आते हुए अभी सिर्फ मुनाफे का नंबर है। एक्सपेक्टेशन से मुनाफा तो कम दिख रहा है, लेकिन आने दीजिए सारे नंबर्स, फिर बातचीत करेंगे इस पे। इस बीच रचना जी, प्रेफर्ड पिक? जी, मेरी तरफ से BEL रहेगा डिफेंस स्टॉक। हम यहाँ पे इसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। आज भले मार्केट में थोड़ा पुल बैक था तो ये नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे चलने के प्रोबेबिलिटीज अच्छे हैं, तो यहाँ पे 417 के SL के साथ इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 425 और 30। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं अब आप ये कविता जी की और मानस जी की कॉल ले लीजिए। आज सब कुछ पेयर में हो रहा है यहाँ पर, है ना? कविता जी, क्या कॉल है आपकी? सो ब्लू स्टार बहुत अच्छा पोजीशन है। ऑन अ वीकली चार्ट इसने ब्रेकआउट दिया, बट अभी ऑफ हाइज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2005 के लेवल पर है। मुझे लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1965 के SL के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर द अपसाइड प्राइस मूव ऑफ 2040 2080। ब्लू स्टार सबके रडार पे सुबह से आते ही चले जा रहा है। इस शो में फंडामेंटल पिक भी ब्लू स्टार थी शुरुआती। मानस, आपका BTST, आपका या तो फिर STBT, जो भी है? तो देखिए, कुछ नया कॉल नहीं है, लेकिन चोला फाइनेंस के ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया था, उसके फ्यूचर में ही BTST कॉल करेंगे। उसका फ्यूचर खरीदेंगे जो कि 1723 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1699 1699 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1785 1785 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चोला फाइनेंस के फ्यूचर में। ये हो गए आज के बढ़िया से सारे कॉल्स। क्या लेके जाना है? एक्सपर्ट्स ने अपने सारे पिक्स दे दिए हैं। निफ्टी रखी है, वीरू से जरा सा क्लोजिंग स्ट्रैटेजी देख लें जरा। खैर 25,800 के आसपास आ गए, लो लेवल से कुछ रिकवरी, लेकिन 1/3% फिर भी दबाव। निफ्टी बैंक 2/3% दबाव। ब्रेथ काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी, थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, लेकिन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में ही, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली वाला सेशन तो बना। वीरू, खैर दिन के समीकरण निचोड़ क्या निकल के आ रहा है? आशीष, आज जरा डॉक्टर साहब वो ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आएंगे प्लीज। जरा एक बार 25,800 की कॉल दिखाइएगा। आशीष, आज कॉल राइटर्स ना फर्दर ड्रिफ्ट हुए हैं। जो पहले 26,200 100 पे और 26,000 पे थे कल, वो 25,900 पे आए हैं और इवन 25,800 पे। मतलब मुझे ये परसों के हाई से या कल के हाई से मतलब सब्सटेंशियली नीचे मिल रहा है, बट स्टिल मेरा कन्विक्शन नहीं आ रहा। लुक एट 25,800, 1 करोड़ 10 लाख, ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड हो गया ये आउटस्टैंडिंग OI 25,900 के। आशीष, तो मेरा कन्विक्शन नहीं है आशीष यहाँ पे ये कहने का कि मैं इसको बाय करूँ यहाँ पे। आई विल गो न्यूट्रल आशीष मंडे मॉर्निंग। 60 पॉइंट ऊपर ले लूँगा, बट कन्विक्शन के साथ लूँगा अबव 25,850। और मैं फिर कह रहा हूँ, दो कंडीशन है मेरे पास बाय करने की। आइदर आई विल बाय अबव 25,850 860 और एट 10 डेमा, जो कि आशीष अलाइंड है 623 650 पे। आशीष, ओनली 2 केसेस। ठीक है, जब तक कन्विक्शन ना आए ना, बिना बात के पैसा कमिट नहीं करने का। और अभी स्क्रीन को देख के कन्विक्शन नहीं आ रहा है। लौट के आइए इस वीकेंड के बाद, मंडे को फ्रेश रुझान समझेंगे, तब कन्विक्शन अगर बैठ रहा होगा तब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना, मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। अभी बचाने का समय है, क्लैरिटी आने अवेटेड। अच्छा,
अगला हफ्ता इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ की ट्रिगर्स अगले हफ्ते के कंचन बताएंगे आपको। कंचन, कहाँ का नजर है? जी डेफिनेटली, सोमवार के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे चाइना का इंडस्ट्रियल डेटा आएगा, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। एफएनओ की करीब 8 कंपनी ऐसी है जो अपने Q2 के जो नतीजे हैं उनको पेश करेगी। स्क्रीन पे कंपनीज के नाम आ गए हैं, डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं मंगलवार की तरफ, यानी कि 28 अक्टूबर। यहाँ पे इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, और यूएस के लिहाज से यहाँ पे हाउस प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो भी आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से ये दिन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टीवीएस के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी, श्री सीमेंट, जिंदल स्टील और कैम्स के भी नतीजे आपको इसी दिन आते हुए दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वेंसडे, बिकॉज यहाँ पे जो फेड है उसके इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर, कोल इंडिया, वरुण बेवरेजेस, सीजी पावर जैसी कई कंपनियां हैं जो अपने दूसरी तिमाही के नंबर यहां पे पेश करेगी। 30 अक्टूबर यानी कि थर्सडे फेड की यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है। इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ का डेटा भी आपको इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। नतीजों के दम पे बात करी जाए तो आईटीसी, सिप्ला, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट जैसी कई कंपनीज हैं जो यहां पे आपको नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। 31 अक्टूबर, इस दिन को मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डे है। फेड की बैलेंस शीट आएगी, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, इंडिया की बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ का डेटा भी यहीं आएगा। रिजल्ट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट, मारुति अपने नंबर्स पेश करेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कई कंपनीज है। इसके साथ ही साथ जिनकी भी 31 तारीख को सैलरी आती है वो भी इसी दिन क्रेडिट होगी। 1 नवंबर की बात करी जाए तो अक्टूबर का जो भी ऑटो सेल्स का डेटा है वो आएगा। रिजल्ट के लिहाज से थोड़ा सा ठंडा दिन है अभी तक, सीडीएसएल अपने नंबर पेश करेगा। ओके, अगले हफ्ते सेंट्रल बैंक के एक्शंस, फेड का, बैंक ऑफ जापान का आउटकम आना, मंथली एक्सपायरीज का हफ्ता है, ध्यान रखिएगा। और मंडे सुबह खुलते ही इन्फ्लेशन का प्रिंट, कोटक के नंबर्स पे रिएक्शन देना है। और एक और चीज, ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात गुरुवार को होनी है। बहुत कुछ है, मजेदार होना है अगला हफ्ता, देखते हैं क्या कहना। और भाई साहब, बिहार इलेक्शंस की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, उसके अगले हफ्ते से तो बिहार के इलेक्शंस हैं। तो वीरू ने सही सवाल पूछा था, अब गर्मी उसकी होगी और स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां का आउटकम। खैर, हो गई, काम वाम बहुत हो गया वीरू, है ना? वो राजेश जी से पूछ लीजिए ना, क्या मक्खन जैसे निकल गया, कहने वाली बात है, काम बहुत हो गया। लेकिन आइडिया था कि अग्रवाल सर जुड़े, फिर अग्रवाल साहब को भी अच्छा नहीं लगेगा, उनसे नहीं पूछेंगे तो। अच्छा, ये बताओ, आयुष्मान खुराना वाली देख ली क्या? वो तो ट्यूसडे को रिलीज हो गई थी, बड़े अच्छे रिव्यू पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को ट्रेलर भी अच्छा लगा उसका। नाम याद नहीं आ रहा, थम्बा थम्बी, डायरेक्टर साहब वो थामा। अग्रवाल साहब देख ली क्या आपने? नहीं वीरू जी, मैंने नहीं, आशीष जी मैंने नहीं देखी है, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली का सीजन चल रहा है तो देखना संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैंने भी सुनी है कि बहुत अच्छी हुई है, सुपरनेचुरल हॉरर कॉमेडी है जिसमें आयुष्मान खुराना एक टीवी रिपोर्टर है और कहीं फंस जाते हैं और उसको रश्मिका मंडाना बचाती है, लेकिन बाद में कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट उसमें उनकी लव स्टोरी में घुसते हैं और उसको एक हॉरर कॉमेडी का रूप दिया गया है। रिव्यूज अच्छे आए हैं, बट मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है। जॉनर भी अच्छा लगता है हॉरर कॉमेडी का मुझे, अगर अच्छे से बना दी जाए तो इससे अच्छा जॉनर नहीं है। डर के हंसो तो मजा ही अलग है। नहीं, मेरे घर तो डर का नाम लेते ही साथ टीवी बंद जाता है। नहीं, हॉरर कॉमेडी में वो मामला नहीं है। नहीं, हॉरर शब्द का इस्तेमाल होती है साथ ना, टीवी शट। राजेश जी और कुछ है देखने का इसको? थम्मा। राजेश जी और क्या देखने के लिए? 1 मिनट बताइएगा। देखिए, देखने के लिए तो परम सुंदरी ओटीटी पे रिलीज हो रही है, जो कि जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की है। उसके अलावा वर्स्ट लेवल 2 आ रही है ओटीटी पे, जो शैतान करके उसकी वर्स्ट 1 की जो हिंदी रूपांतर शैतान करके आई थी अजय देवगन की, उसकी रीमेक है। और मुझे लगता है कि वो वर्स्ट 2 वो बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि वर्स्ट 1 बहुत अच्छी थी।
इसके अलावा अगर आपने जॉली एलएलबी नहीं देखी है तो वो जाके थिएटर में देखिए, वो बहुत बढ़िया है। उसमें जॉली एलएलबी देख अक्षय ली? कुमार और अरशद वारसी की जो ट्यूनिंग है वो बहुत शानदार है, और सौरभ शुक्ला का तो क्या ही कहना। ये कुछ एक ऑप्शंस है जो आप इंजॉय कर सकते जॉली हैं। एलएलबी आपने देख ली क्या राजेश सर, ये नई वाली? या बिल्कुल देख ली, ये तो बहुत पहले रिलीज हो चुकी थी, तो अभी तक तो देख ही ली है। और ये पुरानी जो 1 और 2 आई थी उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको निराशा होगी, अदरवाइज आप इसको इंडिविजुअली देखोगे तो आपको ठीक ठाक नजर आएगी। मेरे को सबसे अच्छी 1 ही लगी थी, अरशद वारसी वाली। वही कह रहा हूँ कि उससे अक्षय कुमार वाली ठंडी पड़ी थी। अब ये दोनों, खैर मैंने बातचीत हुई है इसकी, लोगों को अच्छी लगी है। अभी डायरेक्टर साहब भी कान में कह रहे हैं, उन्होंने भी निपटा दी, उनको भी पसंद आई है। खैर भाई, मार्केट क्लोजिंग का समय हो गया है। पैनल का धन्यवाद आखिरी 1.5 घंटे हम दोनों को झेलने के लिए और बढ़िया सी पिक्स देने के लिए। लाइए क्लोजिंग दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 25,800 के इर्द गिर्द हम क्लोज होंगे। खैर दिन के दौरान कुछ देर पहले हम 720 तक के जोन्स तक गिर गए थे, तो वहां से 70-80 पॉइंट की रिकवरी, 1/3% के दबाव के साथ फाइनली इस फ्राइडे के सेशन की कल्मिनेशन हो रहा होगा 25,800 के इर्द गिर्द वीकली क्लोज। ये अलार्म बज गया, सॉरी मैं भूल जाता हूं, ये क्लोजिंग का अलार्म है मार्केट्स का। निफ्टी बैंक 0.5%, 2/3% दबाव के साथ। आईटी 1/3% दबाव, कल अच्छा करा था आईटी ने, आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। दे आपके लिए पूरी सेक्टोरल पिक्चर है। लार्जली सिर्फ मेटल्स ने परफॉर्म करके दिया, बाकी या तो फ्लैट थे या वीकनेस थी। वीकनेस ज्यादा थी बैंक्स में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, फाइनेंशियल स्पेस हो, वो दबाव में था। एफएमसीजी दबाव में था, और ऑटो, ये 3 हैवीवेट पॉकेट जो दबाव के चलते मार्केट का मूड थोड़ा सा ठंडा ही रहा। क्विकली जरा सा वापस लेकर आइए पिछली स्प्रेड को। तो एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में बाजार, एक समय तो खैर 1:2 से ज्यादा डिटोरेटिंग ब्रेथ थी, फाइनली वो ब्रेथ आपको 1 कह लीजिए 3:5 का रेशियो नजर आया। लेकिन हाँ, डिक्लाइंस के फेवर में कल के हाई से आज तक में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। हमने 6 दिन की रैली का 1/3 के आसपास गवा दिया है। ठीक है, अगर सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है तो हेल्दी है, देखते हैं। लेकिन वीरू जैसे कह रहे हैं न्यूट्रल रखेंगे स्टैंड्स को, अगले हफ्ते देखेंगे कैसा मूड बनता है। क्विकली निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, नजर डाल लीजिए। एफएमसीजी में एचयूएल आपको अच्छा खासे पेन में नजर आएगा। एचयूएल पेन में था, इसीलिए एफएमसीजी इंडेक्स दबाव में था। एचयूएल हुआ, कोलगेट हुआ, उसमें दबाव था। हिंडाल्को अच्छा कर गया। आईसीआईसीआई बैंक कल दबाव था, तो आज आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ अच्छा कर रहा था, बाकी सब दबाव में थे। रिलायंस चला नहीं लेकिन गिर नहीं रहा है। तमाम कंसर्न्स के बीच, रशियन ऑयल वगैरह के बीच डटा खड़ा हुआ रिलायंस आपको नजर आएगा। दबाव में सिप्ला था, अच्छी खबर के बावजूद प्रॉफिट टेकिंग। एचयूएल तो खैर नंबर्स के बाद दबाव गहराता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेज, ये सब स्टॉक्स दबाव में थे। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कल के नंबर्स से पहले ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस दिक्कत में नजर आई। खैर ठीक है, 795 के आसपास वीकली क्लोज आती हुई भारतीय बाजारों की। एक्शन पैक्ड अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे जब हम लोग मंडे सुबह 7 बजे जुड़ेंगे। इस नोट पर आज की इस प्रोग्रामिंग में इतना ही, लेकिन सीएनबी से आवाज पे न्यूज का सिलसिला कंटिन्यू करेगा। आप लोग ग्लूड रहे। नमस्कार।